और इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आ चुके हैं नतीजे और घाटा 4,880 करोड़ का रहा है। आशंका थी कि बैंक को इस तिमाही में घाटा हो सकता है, लेकिन ये घाटा अनुमान से ज्यादा है। 1,340 करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये आंकड़ा आया है, जो कि है लगभग 5,000 करोड़ का। और अब देखिए नतीजों के बाद स्टॉक तेजी से टूटते और अब 15 रुपए नीचे, यानी लगभग 5% की कमजोरी दिखा रहा है। अहम रहेगा एसेट क्वालिटी का आंकड़ा और प्रोविजनिंग, क्योंकि तिमाही दर तिमाही आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो प्रोविजनिंग है वो 50% के आसपास घट सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा, 4 गुना ज्यादा घाटा बैंक ने किया है पोस्ट, और ये रहा है 4,880 करोड़ का। स्टॉक पर अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो ये अब दिन के निचले स्तरों पर कर रहा है ट्रेड 11 रुपए की। इनफैक्ट ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा आया है, जिसमें कि हल्का सुधार दिखा है। 10.69% ये आंकड़ा आया है। पिछली तिमाही में ये था 10.91%, तो हल्का सा सुधार ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर दिखा है। और नेट एनपीए भी 5.73% से घटकर 5.23% पर आया है। तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पर स्टेबल आंकड़े बैंक ने किए हैं पोस्ट, लेकिन घाटा बैंक का अनुमान से ज्यादा बड़ा है, और इसीलिए शायद एक डिप लगाने के बाद अब ये स्टॉक निचले स्तरों से हल्का सा रिकवर हुआ है और अब इसमें 3% की कमजोरी देखी जा रही है। पूजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे और डिटेल्स जान लेते हैं। पूजा, जो डिटेल्स अब तक आई हैं उसके बारे में बताइए, कैसे लग रहे हैं आंकड़े एसबीआई के? आंकड़े तो कमजोर लग रहे हैं। देखिए 1340 करोड़ के घाटे का तो हमारा अनुमान था, लेकिन 1340 करोड़ का था, घाटा काफी ज्यादा बढ़ गया है। रीजन इसके पीछे ये हो सकता है कि शायद जो ब्याज से आय हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं आई है, एनआईआई से इतनी ज्यादा इनकम नहीं हुई है, अन्य आय में कमी हुई होगी, और प्रोविजनिंग इस बार बैंक ने काफी ज्यादा की होगी। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो मुनाफे का फिगर है वहां पर कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, डिटेल आएंगी, हमारी नजर बनी रहेगी। जो ब्याज आय का आंकड़ा है पूजा, वो 21,000 करोड़ से ज्यादा का आया है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है बैंक की, तो ये तो एक्सपेक्टेशन से बेटर लग रहा है। ये जी एनआईआई के नंबर्स अच्छे हैं, तो फिर प्रोविजनिंग के नंबर्स यहाँ पर देखने होंगे। प्रोविजनिंग के नंबर्स यहाँ पर बढ़े हुए हैं। हमारा जो अनुमान था 13,223 करोड़ का प्रोविजनिंग के फिगर का अनुमान था, तो वो यहाँ पे बढ़े हुए देख सकते हैं। और इसके अलावा और उसी का दबाव यहाँ पर कंपनी के नतीजों में देखने को मिल रहा है, इस वजह से, क्योंकि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के फ्रंट पर जो आंकड़े निकल कर आए वो तो अच्छे हैं और बिल्कुल हमारे अनुमान के मुताबिक है। 10.7% का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्जैक्ट वैसे ही नंबर्स ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर आए। अविनाश गोरखसाकर भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, 2-3 आंकड़े मैं आपको बता दूं। पहले तो घाटा जो है बैंक ने वो लगभग 5,000 करोड़ का पोस्ट किया है। जो प्रोविजनिंग अनुमान कर रहा था बाजार, वो 13,000 करोड़ के आसपास की थी। बैंक ने 19,000 करोड़ की प्रोविजनिंग की है इस तिमाही में। हालांकि जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए वो अनुमान के हिसाब से रहे हैं, और शायद जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की स्टेबिलिटी है उसी वजह से स्टॉक एकाएक गोता लगाकर अब हो चुका है रिकवर। आपको कैसे लग रहे हैं आंकड़े? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो प्रोविजनिंग आई है, एक वन टाइम प्रोविजनिंग इसमें इंक्लूड की गई है, जो आने वाले क्वार्टर में नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी का जो नंबर है वो मार्केट्स ने शायद स्टेबल नंबर समझ के ले लिया है। और हमको लग रहा है कि अगर ये प्रोविजन, एक्स्ट्रा प्रोविजन आने वाले क्वार्टर में नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये नंबर्स खराब नहीं है। एसेट क्वालिटी का जो कमेंट्री है, जो प्रोग्रेस है, और जहाँ पे एक्सपोजर वीक सेक्टर्स है, ये मैनेजमेंट के कमेंट्री के बाद ही पता चलेगा। बट ओवरऑल जिस प्रकार का नंबर आया वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट फेस ऑफ इट तो खराब लग रहा है, लेकिन प्रोविजन अगर वन टाइम है तो ये डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आएगा। 312 पर आ चुका है। कुणाल, आप भी देखिए चार्ट्स और बताइए। देखिए, मुझे लगता है दीपाली कि 300 पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट था, बिल्कुल वहीं से आज आप इसमें बाउंस आते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। नई खरीद की राय बनेगी अगर स्टेट बैंक 318 को पार कर ले। 318 के ऊपर ही नई खरीद करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बने रहें। स्टॉप लॉस 304 रुपए पर रखें फ्यूचर्स में, और मुझे लगता है कि ये काउंटर अगर तेजी बनी रही तो 330 के लेवल्स भी स्टेट बैंक में आते हुए दिख सकते हैं। 318 के ऊपर नई खरीद की राय रहे, यानी अभी बेचना नहीं अगर आपके पास तेजी की पोजीशन। बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए दीपाली। मुझे लगता है 305 का स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें। 305 का स्टॉप लॉस रखें, तेजी की पोजीशंस होल्ड करें, और 318 पार करेंगे तो नई तेजी भी आप कर सकते हैं। विकास सेठी भी, उनकी राय भी ले लेते हैं। मिस्टर सेठी, आपने आंकड़े देखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कैसे लग रहे हैं नतीजे? बिल्कुल दीपाली, आंकड़े में जो एक निराशाजनक आंकड़ा है वो लॉस का आंकड़ा है, जो कि काफी बढ़ा हुआ आया है। बट ओवरऑल एसेट क्वालिटी में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से स्टॉक आज सुबह से काफी दबाव में है, तो मुझे लगता है वहां से ये और नहीं टूटना चाहिए, और यहाँ से अब रिकवरी स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी देखी जानी चाहिए, जो कि रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद जो स्टॉक नीचे में 301-2 के लेवल तक आ गया था, वहां से अब रिकवर होकर 314-15 हो गया है। तो मुझे लगता है अब इन लेवल्स पे जिन्होंने लिया हुआ वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। नई खरीदारी करनी हो तो
नई खरीदारी करनी हो तो वो तो फिर एक टेक्निकल अगर देखेंगे तब तो फिर स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आज के हाइट को क्रॉस करेगा उसके बाद ही खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बट फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो उसके बाद खरीदारी करेंगे। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर सेठी राय देने के लिए। और अब देखिए 315 तो हो चुका है और जैसे मिस्टर सेठी ने कहा कि टेक्निकल राइज पे लीजिए किस लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए। और अभी भी कुणाल ने बताया भी कि 318 तेजी की पोजीशंस हैं तो होल्ड कीजिए। 318 के अगर ये लेवल पार करेगा तो नई तेजी आप कर सकते हैं। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसमें जो एसेट क्वालिटी है बैंक की उसमें हल्का सा सुधार दिखा है। तो स्टेबल आंकड़े यहां पर पोस्ट किए। एक बार फिर से आपको बता दें जो नेट एनपीए वो 5.23% पर आए हैं, 5.75% से घटकर सीक्वेंशियल बेसिस पर। और आप अगर देखेंगे ग्रॉस एनपीए को तो ये 10.69% पर रहे हैं, 10.91% पर। वन टाइम हो सकता है कि इस तिमाही में बड़ी प्रोविजनिंग बैंक ने की है और इसीलिए जो अगली तिमाही होगी वो बेहतर रह सकती है। और यही वजह है कि जब शुरुआत में घाटा बैंक ने पोस्ट किया 5,000 करोड़ का तब एकाएक स्टॉक स्लिप हुआ, 4% तक लुढ़का। और अब जैसे जैसे और डिटेल्स आ रही हैं और वैसे ही तेजी से रिकवरी स्टॉक में बनी है और अब ये हरे निशान में भी लौटा है और अब 316.50 पर ट्रेड करा है। जितनी तेजी से रिकवर हुआ है ये कुणाल 318 लग नहीं रहा कि दूर है। बिल्कुल दीपाली, लेकिन 318 पर एक रेजिस्टेंस है तो जो नई खरीद कर रहे हैं वो 318 पर के ऊपर जाने पर फ्यूचर्स में खरीद करें और उस सूरत में स्टॉप लॉस अपना चेंज कर लें। स्टॉप लॉस फिर 312 पर रखिएगा, लेकिन 318 के ऊपर आ जाए तब बाय करने की मेरी राय रहेगी। जिनके पास पोजीशन है वो निश्चिंत होकर के बने रहे। 305 पे स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल स्टेट बैंक में आते। ठीक है, 305 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए स्टॉक को। अब हरे निशान में आ चुका है 317 के लेवल्स पर, लेकिन स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। 318 के ऊपर जाए टिके तब आपको खरीदारी करनी है, लेकिन अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से दिखी। अब देखिए फटाफट से हिंडाल्को को 414 करोड़ का मुनाफा हिंडाल्को ने दर्ज किया है और अभी एक ही आंकड़ा आया है वो है मुनाफे का जो कि 414 करोड़ का है। स्टॉक को देखें तो लाल निशान में है, लेकिन 1.5% 1.25% की कमजोरी अभी भी देखी जा रही है। जहां तक अनुमान था हमारा उसके मुताबिक जो मुनाफे का आंकड़ा है वो अनुमान से बेहतर लग रहा है। 404 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थी, तो आप ये देखिए जो मुनाफे का आंकड़ा आया है वो 414 करोड़ का रहा है और जो रेवेन्यू है वो लगभग 10,593 करोड़ के आसपास के रहे हैं। 1.5% नीचे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन शुरुआती जो फिगर्स आई हैं वो मुनाफे की आई है और साथ ही रेवेन्यू की आई है। मुनाफे का आंकड़ा जो है वो अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहा है। बाय द टाइम और डिटेल्स है कुणाल, एक बार इस स्टॉक को भी देखिए चार्ट्स पर और बताइए लेवल्स कौन से हैं होंगे दोनों तरफ। यहाँ रणनीति बिल्कुल साफ है दीपाली, पहले से चला हुआ शेयर है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 228.5, 228 रुपए 50 पैसे का लेवल है फ्यूचर्स में। जब तक 228 रुपए 50 पैसे को ये पार न कर ले तब तक नई खरीद की राय नहीं है। 228 रुपए 50 पार करता है तब नई खरीद होगी और उस सूरत में फिर 235 के टारगेट बनेंगे। नीचे की तरफ अगर आप देखें जैसे ही ये 222 रुपए के नीचे फिसलता है तो इसमें कमजोरी गहरा जाएगी और 222 के नीचे मुझे लगता है बेचना चाहिए, फिर 215 के लेवल्स आएंगे। तो 222 दूर नहीं लग रहा है इसमें क्योंकि अब 223 पर कर रहा है ट्रेड, क्योंकि शुरुआती जो दोनों आंकड़े आए हैं वो दोनों अनुमान के मुताबिक रहे हैं। स्टॉक पहले से चला हुआ है इसलिए मुनाफा वसूली थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन एसबीआई 318 के लेवल्स अभी भी इसने छुए और वहीं पर ट्रेड करते हुए। तो दोनों स्टॉक्स पर देखिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। एसबीआई जहां पर निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी बनी है 318 के ऊपर। ये दीपाली फ्यूचर का लेवल है। अच्छा ठीक है, ये कैश का लेवल है। अब 318 319 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, तो 318 के ऊपर ट्रेड करें फ्यूचर्स में तो इसमें आप तेजी कीजिए, लेकिन एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिखी। और जो मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं एसबीआई के उसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि पूरी प्रोविजनिंग उन्होंने इस तिमाही में की है, जिसका मतलब ये हुआ जो कि अविनाश भी कह रहे थे कि जो आने वाले तिमाही है बैंक की वो बेहतर हो सकती हैं एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर। इसीलिए आप देखिए जैसे जैसे मैनेजमेंट के कमेंट्स आने ये स्टॉक दमदार मजबूती दिखा रहा है 319.60 के लेवल्स पर। फ्यूचर्स में भी क्या भाव है कुणाल एसबीआई का? फ्यूचर में भी अब दीपाली 318 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर में भाव अब 319 रुपए 40-50 पैसे का है, तो मुझे लगता है 318 जैसे ही पार हुआ खरीदना चाहिए। और यहाँ पर जो पहला टारगेट है 323 रुपए का फ्यूचर्स में लेवल है जो इसके लिए पहला लक्ष्य होगा। 323 पार हुआ तो 335 के लेवल भी स्टेट बैंक पे आते हुए दिखेंगे। तो खरीदारी कर लेनी है आपको 318 के लेवल के ऊपर और यहाँ पर जो टारगेट होंगे वो 335 तक के हो सकते हैं। आप देखिए दमदार तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी है क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफी मजबूत आ रही है एसबीआई के नतीजों के बाद। एक बार फिर से हिंडाल्को को और देख लेते हैं जहां पर जो शुरुआती आंकड़े आए हैं आय के और मुनाफे के अनुमान के मुताबिक रहे, क्योंकि स्टॉक पहले से काफी चला हुआ था इसीलिए इसमें कोई एक्शन आ नहीं रहा है और नतीजे इन लाइन विद एस्टिमेट शुरुआती दिख रहे हैं और स्टॉक 224 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.25% की कमजोरी के साथ। नीचे की तरफ 222 एक अहम लेवल है, अगर वो ब्रीच होता है तो बेचना चाहिए स्टॉक और 228 ऊपर की तरफ अगर निकले तो तेजी करने की सलाह है। तो ये दोनों नतीजों पर स्ट्रैटेजी आपको मिली है और हिंडाल्को अब करीब 3 रुपए नीचे
कर रहा है ट्रेड। अन्य आय जो दर्ज की है हिंडाल्को ने वो 105 करोड़ की है इस तिमाही के दौरान। मुनाफे का आंकड़ा एक बार फिर से आपको बता दें वो 414 करोड़ का रहा है और एबिटा जो है हिंडाल्को का वो 1661 करोड़ से बढ़कर 1951 करोड़ के आसपास रहा है। तो नतीजे ऐसे नहीं है जो इस स्टॉक को ऊपर या नीचे की तरफ ज्यादा जोर से लेकर जाएं, इसीलिए वहीं पर अभी ट्रेड करते हुए मार्जिन जो है वो आपको बता दें वो 27% के आसपास रहे हैं हिंडाल्को के, अभी 224 का लेवल। लेकिन एसबीआई पर बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी आपने दी कुणाल, 318 के ऊपर निकलती, अब देखिए 1.25% की मजबूती। राकेश, आपकी राय एसबीआई पर? दीपाली, मेरी राय तो क्लियरली पॉजिटिव है। स्टॉक ने एकदम अपने सपोर्ट से ही एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है और टेक्निकली मुझे लगता है दीपाली यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा वो 328 329 के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे स्पॉट मार्केट के अंदर। तो ये स्ट्रैटेजी है दोनों स्टॉक्स पे, इनफैक्ट एक जोरदार मजबूती यहाँ पर दिखाते हुए एसबीआई का। लेकिन अब मार्केट को देखें, इनफैक्ट निफ्टी बैंक को आप देखिए कितना तेजी से रिकवर हुआ है। अब ये हरे निशान में ट्रेड कर रहा है 28,332। ये एसबीआई का इंपैक्ट है बिल्कुल, और साथ ही आईसीआईसीआई भी बहुत अच्छी मदद कर रहा है दीपाली। मुझे लगता है कि दो बड़े हेवी वेट्स जो बैंक निफ्टी के हैं, स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और दोनों ही काउंटर्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको बैंक निफ्टी भी हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखेगा, आ चुका है हरे निशान में, फ्यूचर्स में भी, और स्ट्रक्चर इसका बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो मुझे लगता है मार्केट के लिए भी बहुत पॉजिटिव। शानदार रिकवरी निफ्टी बैंक में बनती हुई दिखी है। एकाएक एसबीआई के नतीजों के बाद ये मूव आया और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है 28,331 के लेवल्स पर। निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 11,455 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं और रिकवरी यहाँ भी निचले स्तरों से आई। लेकिन निफ्टी बैंक पर नितिन मुरारका भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी एक राय ले लेते हैं। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक से मिला है सपोर्ट, जिसकी बदौलत अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है निफ्टी बैंक। क्या रणनीति रखनी चाहिए नितिन अब इन स्तरों पर? चलिए, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर एक अच्छा स्पोर्ट आते हुए दिखा और एसबीआई तो आप देखिए अब 2.25% के उछाल के साथ 324 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। राकेश, आपके टारगेट्स क्या थे कैश में एसबीआई पर? 328 329 323 फ्यूचर में टारगेट मैंने दिया था दीपाली, जो अचीव हो चुका है। अब अगला टारगेट 335 का है। 335 जोरदार मजबूती इसमें बनती हुई दिखी है। आंकड़े जो हैं और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो बेहतरीन रही है, जिसके बाद ये रिएक्शन स्टॉक में आता हुआ बना है। एक बार बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं, वहां पर क्या रुझान है। प्राइवेट और पीएसयू बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक तो परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए पीएनबी, यहाँ भी सारे बैंकिंग स्टॉक्स, अब देखिए एक अच्छा नतीजा जिससे सारे सेंटिमेंट्स सुधर गए हैं बैंकिंग के, और एक ज्यादातर स्टॉक्स में तेजी बनती हुई दिख रही है। कोई और ट्रेड बैंकिंग से समझ में आ रहा है राकेश, जहां पर पोजीशंस या फिर खरीदारी भी की जा सकती हो? देखिए दीपाली, जैसे जो काउंटर अभी कुणाल ने बताया आईसीआईसीआई बैंक, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है टेक्निकली स्टॉक में। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में रैली एक्सटेंड होगी, बट एज ऑफ नाउ तो स्टेट बैंक में मोमेंटम है और स्टेट बैंक ही एक प्रेफर्ड चॉइस रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब 325 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए तमाम सहयोगों करते हैं शो में शामिल। मानसी हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स पर रजत कुछ ही देर में होंगे। मानसी बताइए अगले हफ्ते के क्या क्या ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल दीपाली, कल बाजार तो बंद रहेंगे लेकिन नतीजों का दौर जारी रहेगा। कल आने वाले नतीजों पर एक बार गौर करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया जैसी कंपनी, निफ्टी कंपनीज अपने नतीजे पेश करेंगी। और साथ ही एफएनओ कंपनीज की बात की जाए तो अमारा राजा बैटरीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत, गोडफ्रे फिलिप्स, इंडिया सीमेंट्स जैसी कंपनी के नतीजे कल ही के दिन पेश होंगे। इसी के साथ 13 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन जोन आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े पेश होंगे, तो ये आंकड़ों पर हमारी नजर होगी। इसी के साथ इसी दिन निफ्टी में टाटा स्टील के नतीजे होंगे और एफएनओ कंपनीज में गोदरेज इंडस्ट्रीज, जैन इरिगेशंस, ऑयल इंडिया, टाटा केमिकल्स जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। बात करते हैं 14 अगस्त की। जुलाई डब्ल्यूपीआई और सीपीआई महंगाई के व्यापार के आंकड़े इसी दिन पेश होंगे। और इसी के साथ इस दिन नतीजों पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सन फार्मा, इलाहाबाद बैंक, जीएमआर इंफ्रा, आईडीबीआई बैंक, इन तमाम कंपनीज के नतीजे एफएनओ स्पेस में आते हुए दिखेंगे। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजार बंद रहेगा, लेकिन व्यूअर्स को जी बिजनेस के साथ जुड़े रहने होगा क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके को जी बिजनेस पर धूमधाम से इस दिन मनाया जाएगा। अंत में बात करते हैं 18 अगस्त की। यहाँ पर टीसीएस के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। तो ये तमाम इवेंट से पूरे हफ्ते के लिए। यूनाइटेड ब्रूअरीज के नतीजे आपकी स्क्रीन पर पेश होते हुए दिख रहे हैं और 222 करोड़ का मुनाफा, 212 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले में थोड़ा सा मुनाफा उम्मीद से बेहतर आया है। देख लेते हैं बाकी आंकड़े भी कि आय का आंकड़ा किस तरह का है, मार्जिन किस तरह के रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। कुणाल जी तैयार है?
स्टॉक तो तैयार है ही कब से, 3 दिनों से देखो दौड़ ही लगा रहा है, और आज तो दिन भी ठीक है इसके लिए, शुक्रवार वाला नतीजे के लिए। एमपी की कमी है अनिल जी। दीपाली जी हैं बताइए। देखिए 1206 रुपए पे अनिल जी मुझे रेजिस्टेंस लगती है, और मुझे लगता है 1206 के ऊपर फ्यूचर में निकलेगा तो नई खरीद की राय बनेगी। Okay. जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस रखें 1180 का, 1180 के नीचे जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, और 1206 के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। 1180 1206 ये रेंज नोट कर लीजिए, इसके बाहर कहीं निकलेगा तो फिर काम का है। 4160 करोड़ ये है आय का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। यूनाइटेड ब्रूअरीज सबसे पहले, लोग एसबीआई में लगे हुए हैं, एसबीआई तो हो गया, खत्म हो गया, आगे बढ़ो, और अब यूनाइटेड ब्रूअरीज देखिए, जो एक के बाद एक रिजल्ट सीजन है, एक रिजल्ट में आप इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो फटाफट अगले रिजल्ट्स देखते जाइए। जिस स्टॉक में रिजल्ट आ गए, रिएक्शन हो गया, अब यूनाइटेड ब्रूअरीज आपके काम का। 1180 के नीचे खराब होगा, 1206 के ऊपर अच्छा होगा। नतीजे उम्मीद से बेहतर ही कहे जाएंगे, खराब तो नहीं है उम्मीद के मुताबिक, लेकिन स्टॉक चूंकि भागा हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, इसलिए शायद थोड़ा सा ठंडा है। देख लेते हैं मार्जिन के आंकड़े किस तरह के आते हैं। और जो नेट सेल्स का आंकड़ा है वो भी अनुमान से काफी बेहतर लग रहा है। 4100 करोड़ की बिक्री कंपनी ने की है, 2000 करोड़ के आसपास की बिक्री की एक्सपेक्टेशन थी। तो ये तो दो जो आंकड़े आए हैं दोनों उम्मीद से बेहतर लग रहे हैं। हालांकि स्टॉक शायद नतीजों से पहले ऑलरेडी चल रहा था, तो ये शायद वजह है कि उतना रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जो शुरुआती 2 फिगर्स आई हैं दोनों अनुमान के मुताबिक वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त आई है, 12% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। 12% तो मेरे ख्याल से ठीक ही जाती है। 12% की उम्मीद थी। तो उम्मीद के मुताबिक वॉल्यूम ग्रोथ है, तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक 12% की, तो नंबर्स खराब नहीं है, बहुत तोड़ फोड़ हो, बहुत अच्छे हो, वैसा भी नहीं है। तो फिर जो कुरान जी ने बोल दिया बस इसको यही 25 रुपए 26 रुपए की रेंज में वक्त बिताना है, तो इससे वक्त बिताने दें। दीपाली हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। और यूनाइटेड ब्रूअरीज हालांकि अब थोड़ा सा रिकवर हो रहा है वापस से, और 1198 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। लेकिन आप जैसे सुबह शो में कह भी रहे थे पावर ब्रेकफास्ट में कि एसबीआई का नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैंक निफ्टी की। और देखिए एसबीआई के रिजल्ट आने के बाद बैंक निफ्टी में क्या शानदार रिकवरी बनी है। शानदार है, शानदार रिकवरी बनी है, और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिनके नतीजे थोड़ी देर पहले आए थे, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसीलिए आज सुबह हमने बैंक निफ्टी में जो खरीदारी की राय दी थी, वो थी बाय बैंक निफ्टी नियर 28150, तो वो तो मौका मिला। आज का लो 28132 है, एग्जैक्ट लो। एक्चुअली मैं 28125 और 150 की रेंज ही देना चाहता था, तो एग्जैक्टली वहां से आप देखें, बिल्कुल सही जगह से घूमा। और आपने ये स्पेशली मेंशन भी किया था कि एसबीआई के नतीजों पे बहुत निर्भर करेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि या फिर नीचे। और देखिए 19 तरह से खरीदारी बनी और क्रेडिट एसबीआई को ही जाता है। सुबह जो शॉर्ट वाला था कॉल, वो भी टारगेट 28200 का था। सुबह शॉर्ट का कॉल टारगेट हासिल हुआ, खरीदारी का मौका 28150 पे दिया, और अब 28400 का टारगेट जो ऊपर का है वो हासिल करने की तैयारी में है। बिल्कुल शानदार रिकवरी निफ्टी बैंक में बनी है। लेकिन एक बार देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स को, जिसके थोड़ी देर पहले ही नतीजे आए थे, और नतीजों के बाद अब देखिए स्टॉक एकाएक फैसला है, 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। नितिन मुरारका मौजूद है। नितिन, अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजे तो अनुमान के मुताबिक रहे हैं, लेकिन स्टॉक ऊपरी स्तरों से आ चुका है नीचे, और अब कर रहा है दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड। अब बताइए करें क्या इस स्टॉक में? नितिन की शायद आवाज नहीं आ रही है उनसे, आवाज पहुंच नहीं रही है नितिन जी। दिल्ली में बारिश हो रही थोड़ी आज। दिल्ली में? हाँ, बाहर तो नहीं हो रही थी? बाहर ही हो रही है, स्टूडियो में थोड़ी होगी। बाहर भी नहीं हो रही थी थोड़ी देर मैं अभी जैसा तो एकदम बिल्कुल बारिश का माहौल। आप लेट आए शो में, सुने ना? नितिन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अनिल जी आवाज आ रही है। जी बताएं, अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा कमजोर हुआ है नतीजों के बाद, क्या है आपकी राय? आप अपनी राय तैयार रखें अपोलो हॉस्पिटल पर। तब तक वेस्ट कोस्ट पेपर एक के बाद एक पेपर कंपनियां शानदार नतीजे पेश कर रही है। आज सुबह ही हम इसकी बात कर रहे थे कि देखिए पेपर स्टॉक्स में अगर आपको कुछ लेना है तो 3 ही अच्छे हैं, जेके पेपर, टीएनपीएल और वेस्ट कोस्ट पेपर। स्टॉक देख लीजिए, नंबर्स के बाद दमदार एक्शन, 3% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। 410 करोड़ से आय बढ़कर 460 करोड़ रुपए, ये है सबसे पहले सबसे फास्ट नतीजे आपको मिलेंगे। और नतीजों के साथ साथ सटीक विश्लेषण, फंडामेंटल हो या टेक्निकल, आपको मिल जाएगा अभी इसी वक्त तुरंत। वेस्ट कोस्ट पेपर, कुणाल जी बता दीजिए। नहीं जी, 365 के ऊपर नहीं खरीद करनी चाहिए, क्योंकि शेयर 3-4-5 दिनों से चला हुआ है, इसलिए 365 के लेवल को वॉच करें। उसके ऊपर जाए तो ही नई खरीद की राय रहेगी, और उसी तरह 355 के नीचे गया तो कमजोर हो जाएगा। 355 के नीचे लॉन्ग्स अनवाइंड करने चाहिए। 365 के ऊपर अच्छा है, 355 के नीचे खराब है, और इस रेंज में कुछ भी नहीं है। सिर्फ नतीजे देखिए, नतीजों का आनंद लीजिए, करना कुछ नहीं है आपको। 410 करोड़ से आय 460 करोड़ आई है, ये है आंकड़ा। मुनाफे का आंकड़ा 54 करोड़ से 85 करोड़, इससे कहते हैं शानदार रिजल्ट्स। लेकिन बात वही है,
चला हुआ स्टॉक है, भागा हुआ स्टॉक है। 365 का इंतजार कीजिए। और एक चीज और ध्यान में रखिए, जब ये कहने कि इसके ऊपर लीजिए तो थोड़ा सा रुका करिए, भागा मत करिए, क्योंकि क्या होता है नतीजे के वक्त एकदम अचानक से कभी स्टॉक भाग जाता है। टिकना चाहिए 365 के ऊपर, तब देखेंगे। एक और स्टॉक है कीरी इंडस्ट्रीज, जिसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर 104 करोड़ से मुनाफा घटकर 86 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा कम आया है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल पर कर रहे हैं हम बात, नितिन जी की लेते हैं राय, बताइए सर। देखिए जी, रिजल्ट आने के बाद इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी आए हैं और 970 से 950 की जो गिरावट है, इसमें करीब 3 लाख शेयर का एक वॉल्यूम आया है। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ डिलीवरी बिकी है, तो थोड़ा इसमें कॉशस रहना चाहिए। आज का जो लो है वो 948 है, अगर वो ब्रेक करता है तो इसके प्रोबेबिलिटी करीब 930 की तरफ आने की है। तो मुझे लगता है बाइंग अवॉइड करना चाहिए। अगर यहाँ पे एग्रेसिव है तो थोड़ा 960-62 का स्टॉप लॉस रख के सेल पोजीशन बनाई जा सकती है, 930 के आसपास के टारगेट होंगे। तो ये राय है अपोलो हॉस्पिटल्स पर। लेकिन कुणाल, अब ये 1206 का आप बता रहे थे लेवल यूनाइटेड ब्रेवरीज के, उसके ऊपर तो आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है दीपाली, और ब्रेकआउट आया है इसमें 1206 के ऊपर। मुझे लगता है कि अब ऊपर के लेवल्स आएंगे। मुझे देखिए अब स्टॉप लॉस को चेंज करना चाहिए, और स्टॉप लॉस अब 1195 पर रखें फ्यूचर्स में। मुझे लगता है कि इसमें और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। 1225 हो सकता है टारगेट। 1225 तो हो जाएगा सर, बचा क्या 10 रुपए, छोटे छोटे बहुत देते हो आप आजकल। 1% होता है नहीं जी, और ऑलरेडी बढ़ चुका है। 1% तो और भी छोटा दिख रहा है, 15 रुपए तो ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। इस बीच 1 मिनट रुकिए, यूनिवर्सल केबल निकालिए आप फटाफट कुणाल जी। मुनाफा दुगुना हो गया है यूनिवर्सल केबल का, शानदार रिजल्ट आए हैं। और विंध्या टेली इनकी इसी की वो कंपनी है जिसने भी अच्छे नतीजे पेश किए थे, और अभी कुछ फंड एक्शन भी दिखा था। यूनिवर्सल की केबल मुनाफा दुगुना करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक 12 करोड़ से 24 करोड़। एक तो देखिए रिजल्ट सीजन में आप एक काम करिए, सब लोग पेपर पेन लेके फटाफट अपने साथ में बैठा कीजिए और टीवी का ऑडियो खोल के रखिए। खाली ऐसे देखेंगे उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुणाल जी फटाफट जो रेंज देते हैं ना, और वो लिखने का टाइम नहीं है, बोलना पड़ता है। आप फटाफट नोट कर लीजिए कि किस स्टॉक की क्या रेंज आ रही है, पेपर पेन लेके बैठ जाइए बस। कुणाल जी बताइए फटाफट। देखिए बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है बनिल जी। मुझे लगता है कि यूनिवर्सल केबल में बहुत ऊपर के लेवल्स आने की क्षमता है। जिनके पास पोजीशन है उनको तो बने ही रहना चाहिए। नए आप खरीद कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस रखें 175 के आसपास। पोजिशनल बेसिस पर ये शेयर खरीदें। मुझे लगता है 190 तक यूनिवर्सल केबल जा सकता है, उसके परे भी चला जाए। आज का टारगेट अनिल जी मुझे लगता है कि 188 के आसपास होना चाहिए। 188 ओके, 188 और स्टॉप लॉस 175। जब भी आपको लगे कि रिवाइज करने की जरूरत है तो कृपया इंतजार न करें मेरे पूछने का। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस रिवाइज हो प्लीज बता दीजिएगा। तो नतीजों के बाद जोरदार एक्शन बना है यूनिवर्सल केबल में, और अब 5.25% की टेक सॉल्यूशन एक और स्टॉक जिसके रिजल्ट्स आने की तैयारी में। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मुनाफा 2 करोड़ से 5 करोड़ टेक सॉल्यूशन का मुनाफा दुगुने से ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। 22 करोड़ माफ कीजिएगा, हाँ 22 करोड़ 2 करोड़ से, ये क्या हुआ? कंपनी चल पड़ेगी क्या? माय गॉड, 2 करोड़ से 22 करोड़ में तो 5 सोच रहा, 22 करोड़। एक मिनट, फिर कोई ऐसा तो नहीं कहीं वन ऑफ वाला मामला तो नहीं? थोड़ा विस्तार से देखेंगे रिजल्ट्स को, आराम से आए भी देखेंगे। 400 देख ही सकते हैं, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता रिजल्ट कुछ भी आए, आप तो खाली 400 बता रहे। बताइए सर। अरे जी 215 के ऊपर खरीद के आए हैं, 213 रुपए का भाव है। तो मुझे लगता है 215 के ऊपर ये 2-4 मिनट टिक जाए तो खरीदें 215 के ऊपर। और मुझे लगता है कि फिर इसमें वापस से 230 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो बड़ा टारगेट है 230 का, लेकिन खरीदें 215 के ऊपर। 215 के पार खरीदें, 230 का टारगेट। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, सबसे पहले रिजल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर 1260 करोड़ का आंकड़ा प्रॉफिट का 1215 करोड़ के अनुमान के मुकाबले में। तो गेल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर और अच्छे दिख रहे हैं, अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं रिजल्ट्स, कम से कम मुनाफे के मामले में ये साफ दिख रहा है। बाकी रिजल्ट्स आपके साथ आएंगे, थोड़ी देर में विस्तार से आएंगे, हम आपको बताएंगे। गेल चार्ट्स जी तुरंत खरीदना चाहिए गेल। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा अपमूव आएगा वो गेल में आना चाहिए, और बहुत ही उम्दा स्ट्रक्चर है, आउट परफॉर्मिंग शेयर है, कंसोलिडेशन भी 4-5 दिनों का हो चुका है। तो इन स्तरों पर गेल खरीदें। स्टॉप लॉस रखें, अब संशोधित स्टॉप लॉस 372 का। मुझे लगता है 390 पहला पड़ाव होगा, 390 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 390 टारगेट है गेल के लिए। 372 स्टॉप लॉस, 390 का टारगेट है। कुणाल जी थक गए हो तो थोड़ी रिजल्ट रोकूं? नहीं जी है ना, इसमें ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक के बाद एक स्टॉक रिजल्ट्स आ रहे हैं। गेल, इस पे एक राय ली जाए। जैन साहब है ना हमारे साथ? जैन साहब, गेल रिजल्ट्स आपने देखे, उम्मीद से बेहतर मुनाफे का आंकड़ा, खरीदना चाहिए। 1260 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा है। नहीं, बिल्कुल खरीदना चाहिए प्रदीप जी। मुझे संभाव ये स्टॉक की खास बात ये लगता है कि एक स्लो मूविंग स्टॉक है, और जीएमसीज पे वैसे भी बुलिश हूँ। मुझे संभाव लगते हैं कि ये सारे स्टॉक्स काफ़ी राइटली वैल्यूड है,
और इन लेवल्स पे कोई रिस्क ज़्यादा दिखती नहीं है, बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये 450 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करें तो कोई बुराई नहीं है। तो मार्जिन उम्मीद से बेहतर हैं, 13% के मार्जिन से 12.8% की उम्मीद थी। मार्जिन बेहतर है थोड़े उम्मीद से, मुनाफे का आंकड़ा बेहतर है उम्मीद से। बंसल साहब ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। गेल आईजीएल क्या आने बाकी है? ये आ चुके हैं, आईजीएल बाकी है। एक मिनट जरा आईजीएल आइए, नितिन जी आईजीएल तैयार कीजिए, रिजल्ट आज ही आने हैं आईजीएल के मेरे ख्याल से। तो हाँ आज ही है, बताइए। जी हाँ आईजीएल का आज बाकी है, बताइए आईजीएल ले लेंगे फिर गेल के रिजल्ट को देख के, या नहीं लेना है? देखिए जी आईजीएल ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट गेल का डेटा काफ़ी स्ट्रांग अभी बना है। और मगर ये क्या है कि अभी 2.5-3% ही ऊपर गया। मुझे लग रहा है कि आज या 2-3 दिन का व्यू लेंगे तो गेल में एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि गेल में क्लैरिटी भी आ गई है, रिजल्ट भी आ गया, तो रिस्क लिमिटेड है। तो डॉक्टर लाल पेथलेब, एक मिनट नितिन जी, डॉक्टर लाल पेथलेब, अरे सब इनको 2 से 3.5 के बीच में रिजल्ट देने हैं सब लोगों को। देखिए मुनाफा बढ़िया है, 250 करोड़ से बढ़कर 292 करोड़, लगभग 20% के आसपास की बढ़त मुनाफे में देखने को मिल रही है। स्टॉक आय है, मुनाफा नहीं है, आय। हम भी जल्दबाजी में थोड़ा सा आय और मुनाफे के आंकड़े में कंफ्यूजन हो गया। आय है, ओके। डॉक्टर लाल पेथलेब, मुनाफा आपके सामने रख दूं एक बार, मुनाफे का आंकड़ा आ जाने। 44 करोड़ से बढ़ के 49 करोड़ है। 10% की ग्रोथ है, ओके। डॉक्टर लाल पेथलेब की चार्ट तो याद होंगे आप लोगों को? अनिल जी याद है, मेरा तो रिकमेंडेड स्टॉक है और आज तो इस स्टॉक के अंदर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 960 के ऊपर। और टेक्निकली जो टारगेट्स मैंने पहले भी यहाँ रिकमेंड करे थे 1060 से लेकर 1080 के टारगेट्स हैं। और ये भी डिस्कस किया हुआ है कि सीएलएसए के तो काफी ऊपर के टारगेट्स हैं। क्लियर कट एक री-रेटिंग का कैंडिडेट है। हमारे सीएलएसए तो आप ही हो सर। अनिल जी इसमें एक और री-रेटिंग का कैंडिडेट है। अभी तो दिल्ली में अभी आप आए हैं। हाँ। अभी तो दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का सीजन आता है अनिल जी, इसकी सेल बढ़ती है। हम तो अनिल जी इससे क्या मतलब कि अभी तो आप आए हो, इसका मतलब क्या है? आप देखोगे सेल बढ़ते हुए। सेल, हाँ मेरी वजह से तो डॉक्टर लाल पेथलेब का बिजनेस नहीं बढ़ने वाला था। हम तो यहाँ स्टूडियो में तो बैठे हुए प्रोटेक्शन के अंदर है। मुझे लगा कि मैं भी बिजनेस बढ़ाने वाला हूँ। चलिए डॉक्टर लाल पेथलेब, ये है दमदार रिजल्ट्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे। लेकिन अब बंसल जी को देनी है बीटीएसटी। बंसल जी आज है ना बिगुल विगुल के चक्कर में मत पड़ो, फटाफट से दे दो। लेकिन अभी तो वक्त है इसलिए बजा देता हूँ बिगुल। आइए बीटीएसटी। बोलिए सर। अनिल जी बाय कॉल है आईटीसी पर, मौजूदा स्तर है 306 रुपए स्पॉट मार्केट के अंदर। लास्ट शुक्रवार भी मैंने रिकमेंड किया था 304 305 के अराउंड 295 के स्टॉप लॉस के साथ। जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें, 300 का स्टॉप लॉस मूव करें। और नई खरीदारी भी अनिल जी मुझे लगता है ओवरवेट होकर स्टॉक में करनी चाहिए। काफी स्ट्रांग रुझान है। 299.75 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला टारगेट यहाँ 313 का है, दूसरा टारगेट 318 का है। एंड अनिल जी एक डिस्क्लेमर है, मैंने अपना काफी बड़ा सिप का पोर्शन 5 स्टॉक्स मेरे सिप में जो थे, मैरिको, बजाज होल्डिंग और 3 और स्टॉक्स थे, उन सबको आज 11 साढ़े 11 बजे ऑफलोड करके आईटीसी में स्विच करा है। तो अब मेरा ऑफलोड किसको क्या वो बताओ? अनिल जी मैरिको, बजाज होल्डिंग 3 स्टॉक और हैं, वो मेरे को मालूम नहीं, मैं कपड़े भी भूल गया, अपने कोट वोट भी वहां रह गया मेरा, तो मैं ऑफलोड करा। अनिल जी आईटीसी का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो बेच के आपने आईटीसी लिया है? मंडे बता देना सर। लेकिन अनिल जी मैं शाम को बता दूंगा। मंडे आराम से बताइए। 5 स्टॉक मैंने बेचे हैं। कपड़े भूल गए मतलब? कोट भी रह गया अनिल जी मेरा वहां पर एक्चुअली। लेकिन डीसीएम क्या है नतीजे? 13.5% ऊपर हो चुका है स्टॉक, क्योंकि 9.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 2.25 करोड़ का हो चुका है मुनाफा। फटाफट से एक राय डीसीएम पर, कुणाल आपकी। ओके, डीसीएम देखिए सर। डीसीएम में अब देखते देखते सेंचुरी मार दी इसने, ब्रेकआउट आ गया है। और मुझे लगता है कि इसमें एक रेजिस्टेंस है। अब थोड़ा देर हो गए, कोई देर नहीं हुई, सब लोग ब्रेक में आराम से, आप चिंता मत कीजिए, कोई देर नहीं है। यही चैनल चल रहा है 102 रुपए के ऊपर रहना चाहिए। 102 के ऊपर छोड़ दो, फिर जान 102 के पार निकलेगा तो मजबूत है, राइट? ठीक है। और नीचे स्टॉप लॉस? नीचे स्टॉप लॉस काफी गहरा रखना पड़ेगा। 94 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, 94 पर स्टॉप लॉस बनता है। 102 के ऊपर खरीद करें तो फिलहाल के लिए इंतजार करें, बेहतर है। बिल्कुल इंतजार कीजिए। और लिया हुआ है तो जैसे ही दीपाली ने नतीजे आपको बताया, स्टॉक भागा लिया है तो 102 समझ लीजिए ब्रेक लग गया है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, आगे बढ़िए। और इस बीच आगे बढ़ते हैं, रजनीश कुमार साहब एसबीआई के चेयरमैन, वो भी बात करते हैं स्टॉक्स पे जिनके नतीजे आने की तैयारी में। दीपाली वो देख लें फटाफट। हाँ, उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनके नंबर्स अभी आने बाकी हैं। आईटीएल का तो ऑलरेडी आपने जिक्र किया। एक बार ग्लेनमार्क फार्मा को और देख लेते हैं, वहां पर क्या रुझान दिख रहा है। नतीजे तो खराब ही एक्सपेक्टेड है और ग्लेनमार्क फार्मा आप देखिए 1% नीचे भी कर रहा है ट्रेड 590 के लेवल्स पर। संदीप जैन आपकी राय क्या है ग्लेनमार्क फार्मा
ओबामा आज खबरों में भी था, एपीआई कारोबार में 20% हिस्सा बिक्री को लेकर, लेकिन नंबर्स भी कमजोर एक्सपेक्टेड हैं। क्या करें इस स्टॉक को लेकर? नहीं, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए ग्लेनमार्क को। इनफैक्ट ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है और जो न्यूज़ आज है वो काफ़ी पॉजिटिव बन सकती है ये न्यूज़ इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए एक एक्सपेंशन के लिए इनको जो कैपिटल चाहिए और वो अगर ये लोग कुछ एपीआई कारोबार को बेचते हैं तो मुझे संभव लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। फार्मा स्टॉक्स में ऑलरेडी औरोबिंदो के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इप्का के काफ़ी अच्छे आए, ल्यूपिन टूटा हुआ है, तो हालांकि थोड़ा सा रुझान वैसा ही बना हुआ है, बट फिर भी मेरी राय में तो होल्ड ही बनता है। फटाफट एक वोल्टास पर नितिन राय दीजिए, अच्छे नतीजे के बाद 2% ऊपर है स्टॉक। देखिए वोल्टास में स्ट्रेंथ काफ़ी है और ओपन इंटरेस्ट 3 दिनों से काफ़ी अच्छा ऐड हो रहा है। और इसमें डिस्क्लेमर एक भी है कि आज सुबह हम लोगों ने इस पे बाय कॉल रिकमेंड की है और एक बार इसमें प्रॉफिट भी बुक किया है। अभी लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव मोमेंटम और बनना चाहिए नेक्स्ट 2-3 दिनों में। इसका स्टॉप लॉस 600 के आसपास का बनता है और हम इसमें करीब 620-625 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट रख करके चल रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टास 607-608 पर कर रहा है अभी ट्रेड, लेकिन कैश के कुछ स्टॉक्स जहां पर जोरदार मजबूती है उसमें बीएफ यूटिलिटीज का सुबह हमने जिक्र किया था। बीएफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है जो है लगभग 12% ऊपर। लेकिन आयशर मोटर, संदीप जैन, अच्छे नतीजे के बाद ब्रोकर हाउसेस का अपग्रेड, स्टॉक है 6% ऊपर, क्या व्यू है अब? नहीं, बिल्कुल देखिए आयशर मोटर होल्ड तो है सर्टेनली। वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे पहले भी महंगा लगता था और आज तो और भी बढ़ा हुआ है और कुछ बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं तो उसके आज आड़ में काफ़ी चला हुआ भी है। रिजल्ट सर्टेनली बहुत अच्छे थे, तो मेरी राय ये रहेगी कि मैं हीरो होंडा के साथ जाऊंगा। मुझे हीरो मोटोकॉर्प संभाव बहुत बढ़िया लगता है। मुझे वैल्यूएशंस को अगर देखें तो दोनों के वैल्यूएशंस में बहुत ज़बरदस्त गैप है और वहाँ काफ़ी कंफर्ट आता है। और जिस तरीके से रूरल कंजम्पशन का थीम इंडिया में चल रहा है तो सर्टेनली रूरल कंजम्पशन में अगर किसी को बेस लेवल पे एंट्री लेनी है, कोई भी मोटर बाइक खरीदनी है, तो वो हीरो मोटोकॉर्प की ही बाइक खरीदता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि और दूसरा कोई ऑप्शन इतना अच्छा लगता नहीं है कि जैसे टीवीएस मोटर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बजाज फिर भी ठीक है, बट समाव हीरो मोटोकॉर्प बहुत बढ़िया लगता है। तो आईशर जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं, सर्टेनली वहाँ पर भी मूवमेंट आएगा, बट हीरो मोटोकॉर्प में कन्विक्शन ज़्यादा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिटर्न्स और बेहतर बनेंगे। नितिन, एचपी, बीपीसीएल, इन दोनों में से किसी में ट्रेडिंग का मौका है क्या? डिहाई पर है दोनों शेयर्स। देखिए बाउंस दिख रहा है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपर रेसिस्टेंस भी है और लास्ट 2-3 दिनों में कॉल राइटर्स भी एक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1-2 दिन वेट करके इनमें स्टॉक्स में को बाय करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का भी जो डेटा बन रहा है, बैंक निफ्टी का भी बन रहा है, वहाँ थोड़ा अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि 1-2 दिन में हल्का प्रॉफिट बुकिंग आए। मिड कैप्स में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनमें थोड़ा वेट करके नीचे के लेवल पे बाय इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों स्टॉक्स कट रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड, लेकिन निफ्टी अब 36 अंक नीचे है 11,435 के लेवल्स पर। डेटा को देखते हुए क्या व्यू बन रहा है अभी? देखिए 11,400 के नीचे तो क्लोज नहीं देगा, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन खरीदने का मन है क्या? उसके पहले दीपाली एक बार आपको देखना होगा यूरोपीय बाजार फ्यूचर्स। हाँ, बिल्कुल, वो तो जरूरी है भाई। और अब वीकेंड है तो अमेरिका वाले क्या सोच रहे हैं, हमें तो सोचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि फिर सोमवार को तो इस बीच मिश्र धातु के नतीजे आ रहे हैं, वो भी बता लें। फिलहाल देखिए ये थोड़े से कमजोर हैं अमेरिका, यूरोप के बाजार 1-1%। डाउ फ्यूचर्स बताइए जरा, डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए। हाँ, डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं, हालांकि यूरोपीय बाजार तो हल्की कमजोरी दिखा रहे हैं। हाँ, 100 पॉइंट नीचे, मतलब मामला थोड़ा कमजोरी का। हाँ, कमजोरी जैसे। हाँ, तो ये देखिए इस लेवल पे जो हो रहा है ना वो एकदम परफेक्ट हो रहा है। वो है वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, जो हम बात कर रहे हैं वो दिख रहा है और अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, अभी एसबीआई के रिजल्ट के बाद बाजार भागे थे, वापस नीचे आ गए, ठीक है ना। और देखिए 28,200 के आसपास बैंक निफ्टी खरीदने की राय दी थी, 28,350 का टारगेट था, एग्जैक्ट 28,377 हाई बनाकर वापस नीचे आ गया, वापस 28,200 के करीब आ गया। तो ये 28,150 के आसपास मिले, फिर से खरीदिए, डरिए मत। अच्छा, हाँ, मतलब जो आज का लो है, अरे बिल्कुल 28,150 के आसपास खरीदना चाहिए। 28,000 का स्टॉप लॉस होगा, फिर से आपको 150 पॉइंट आज नहीं तो सोमवार को मिलने की संभावना बनती है। अच्छा, अभी एनीवे पहले हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी 11,400 नहीं टूटना चाहिए, वजह 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में,
और कॉल्स में भी 25 लाख शेयर हैं। तो जैसे आप 11,400 के नजदीक पहुंचेंगे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। 11,500 तो पार करना ही नहीं है, 3 दिन से बोल रहे हैं जी, पार नहीं होगा, नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा। अब तो अभी तो किसी को उम्मीद ही नहीं है अब 1 घंटे में कि 11,500 पहुंचेंगे, तो ऊपर तो आपका ब्रेक लगा हुआ है। अब क्या 30-35 पॉइंट के लिए नीचे निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए? जी नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं किया तो कोई बात नहीं, कुछ मत करिए, निफ्टी को छोड़ दीजिए। और फिर बैंक और ये निफ्टी पूरी संभावना है कि 11,425 11 के आसपास कहीं इसके आसपास कहीं क्लोज हो जाएगा। अच्छा, और निफ्टी बैंक 28,219 ये स्तर अभी देखा जा रहा है, 100 अंक नीचे है। देखिए बैंक निफ्टी के लिए एकदम परफेक्ट सपोर्ट रेंज जो आ रही है ना वो है 28,050 से 28,125, ये 75 पॉइंट की रेंज है, ये परफेक्ट सपोर्ट है। या 100 पॉइंट लेना है तो 28,050 से 28,150 ले लीजिए, इस रेंज में खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस 28,000 का है, 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे, तो ये खरीदने की रेंज में आ रहा है थोड़ा नीचे। क्या हुआ है बैंक निफ्टी में पिछले 10 मिनटों में, 15 मिनटों में? SBI के रिजल्ट के बाद भाग गए। अब क्या ट्रिगर है? कुछ नहीं, तो कुछ है नहीं, सब कुछ आ गया। आपका ICICI भी चल गया, HDFC पहले चला हुआ था, अब आपको बचा कुछ SBI चल गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना। IGL आगे, पहले IGL देख ले, बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा। 176 करोड़ का मुनाफा IGL ने दर्ज किया है, 178 करोड़ का अनुमान था, तो मुनाफे का जो आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा सा कम लग रहा है। शायद यही वजह है कि स्टॉक एकाएक तेजी से नीचे फिसला और अब 3% नीचे कर रहा है ट्रेड। पहला आंकड़ा है मुनाफे का जो कि अनुमान से थोड़ा लग रहा है कमजोर। नितिन जी ने परफेक्ट बोला था, नहीं खरीदना है। गेल के रिजल्ट को देख के ये नहीं खरीदना है, खरीदना तो गेल ही खरीदना है। एकदम सही राय, सटीक, बिल्कुल भावनाओं में बहे नहीं, बिल्कुल भी वो सोच समझ के बताया। तो देखिए उम्मीद के मुताबिक है, खराब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी चीजें भी तो देखनी है, खाली मुनाफे से कुछ नहीं होगा। हम देखेंगे आय क्या आई है, मार्जिन कैसे रहे, उस हिसाब से IGL के रिजल्ट को हम परखेंगे कि अच्छे हैं खराब है। पहला आंकड़ा जो है उम्मीद के मुताबिक है गेल का, माफ कीजिए IGL का। सबसे पहले रिजल्ट आपको यही मिल रहे हैं, आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आपको मिलेंगे पूरे एकदम जी बिजनेस पे, सही सटीक परफेक्ट रेंज तैयार है। बिल्कुल। तो बताओ सर। देखिए सपोर्ट है 290 रुपए 75 पैसे के आसपास, 292.55 का भाव है, तो मुझे लगता है कि 290.50 के नीचे अगर ये फिसल जाएगा तो फिर सीधा 280 तक जा सकता है। तो IGL खरीदने की बिल्कुल जल्दबाजी मत करें, बेचना है 290 के नीचे बेचें, और 280 का इसमें टारगेट बनेगा। 290 के अगर नीचे बेच रहे हैं तो 295.50 का स्टॉप लॉस रखना है, बेचें तभी जब 290 के नीचे IGL ट्रेड करना है। ओके, और जो लोग रोज जी बिजनेस देखते हैं उन्हें तो पता है कि कुणाल जी हमेशा लेवल देते हैं फ्यूचर्स के, जो स्टॉक फ्यूचर में उसके लेवल फ्यूचर के ही मिलेंगे। जिन्हें नहीं पता है उनको बता दूं, 290 के नीचे बेचना है, और 290 के नीचे तब बेचना है जब 290 के नीचे इसका फ्यूचर फिसल जाए, नीचे ट्रेड करना शुरू करे। अभी भी 292 पर ट्रेड कर रहा है, तो बेचने की जल्दबाजी ना करें, खरीदना तो है ही नहीं। किसी लेवल के ऊपर निकले वहां खरीदोगे क्या? 305 के ऊपर। ओ बहुत दूर है, आप तो जाने ही नहीं दोगे उतना तो। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे जी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी नीचे आ गया और आप बता रहे थे 28,150 बेस्ट, 28,050 28,150 इस रेंज में आपको जमा करना है, 28,000 का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ 28,250 28,300 के लेवल के लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। सारे लेवल कैश के बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 28,200 के पुट पे 5 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 3 लाख शेयर हैं। इन लेवल के आसपास जैसे ही आप आएंगे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। 28,300 के पार करने के बाद ही ताकत दिखेगी, तो आपकी अपसाइड लिमिटेड हो गई 28,300 की। 28,300 के पार आप जाएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो बहुत अब बड़े वो 28,500 के लिए मत ट्रेड करिएगा, सिर्फ 28,300 के लिए ट्रेड करिएगा। सिंपल, एक बार दोहरा दूं, 28,000 स्टॉप लॉस, 28,050 28,150 की रेंज में लेना है, 28,250 28,300 पर दे देना है, लक्ष्य है, बस सिंपल। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी है निफ्टी पर, लेकिन अब GE शिपिंग एक बार देख लेते हैं फटाफट से। नतीजे आए हैं, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, स्टॉक कर रहा है 1.5% नीचे ट्रेड, तो डेफिनेटली खराब नतीजे। और एक बार पूछ लेते हैं कुणाल का व्यू GE शिपिंग पर। GE शिपिंग को अगर आप चार्ट पर देखते हैं दीपाली, 1 मिनट का मुझे वक्त लगेगा, ठीक है, आप देख लीजिए GE शिपिंग के चार्ट तब तक। लेकिन IGL जिसके नतीजों की भी हम बात कर रहे थे, बाकी जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से थोड़े से बेहतर हैं, स्पेशली एबिटा और एबिटा मार्जिन्स। 23% के आसपास के एबिटा मार्जिन्स कंपनी के रहे हैं, 22% की एक्सपेक्टेशंस थी, और एबिटा का आंकड़ा भी 295 करोड़ का, और यही वजह है कि स्टॉक में निचले स्तरों से दिखी है एक अच्छी रिकवरी। जो मुनाफे का और आय का आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा सा कम, और एबिटा और एबिटा मार्जिन्स अनुमान से रहे हैं बेहतर, और अब 302 303 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। मिले आपको कुणाल? बिल्कुल, बताइए व्यू। देखिए GE शिपिंग की बात करें अगर दीपाली, तो मुझे लगता है 325 के ऊपर अगर ये 2 मिनट टिकेगा तभी इसमें नई खरीद की राय है, और अगर ये 305 को तोड़ देगा तब बिकवाली करनी चाहिए। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं 305 के नीचे एग्जिट करें, 325 के ऊपर 2 मिनट टिकने के बाद ही नई खरीद की राय रहेगी।
ठीक है, 314 पर अभी ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। लेकिन एक और स्टॉक देख लेते हैं, वो है कोल इंडिया का। कल इसके नतीजे आने हैं और नतीजों से पहले ये स्टॉक दिखा रहा है थोड़ी सी कमजोरी, लगभग 1% के आसपास की। हालांकि ये निचले स्तरों से भी हुआ है रिकवर और कुछ बज़ भी बना हुआ है कोल इंडिया को लेकर कि सितंबर में बायबैक की भी अनाउंसमेंट कंपनी कर सकती है। 277 पर ये कर रहा है ट्रेड। हाँ, इस तरह की ये सोशल मीडिया वायरल है। अच्छा, सितंबर में 325 के भाव पे, पता नहीं मतलब। देखो एक चीज मैं बता दूं, कोल इंडिया में कभी भी 285-90 पे कोई भी अच्छी खबर आए बिल्कुल सुनने का नहीं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों कान बंद कर लेने का। ऐसा क्यों? अरे वो चलता नहीं है उसके ऊपर। ये जब तक स्टॉक 300 पार नहीं होगा ना तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ही 300 के नजदीक आता है ना, सरकार के मुंह में पानी आता है। इसको बेचूं, इसको बेचें, इसको बेचें, पैसा चाहिए बस। तो ये कोल इंडिया चल ही नहीं सकता है ये जब तक इसका डाइवेस्टमेंट कंप्लीट नहीं हो। 300 इसको मतलब क्या बोलूं मैं, कितनी एनर्जी लगेगी, कितना कोयला जलाना पड़ेगा तब जाके 300 के पार निकलेगा। तो ये लेना ही नहीं। नतीजे भी कैसे आ जाए, पोर्टफोलियो हिला ही नहीं सकते। जितने बढ़िया नतीजा है उतना ऊपर बेचने का है। ये तो सिंपल है। हाँ, लेना है तो आने दो इसको 230, 235, 200 ये लेवल ठीक है। कुणाल जी ठीक है रेंज, परफेक्ट। थोड़ी सुधार दो, मैं तो अंदाज वाली रेंज दे रहा हूँ, आप तो परफेक्ट दे सकते हो। अनिल जी, आप जो कह रहे हैं और कोल इंडिया पर अभी से नहीं कह रहे हैं, कितने वक्त से आप ये सेम चीज कह रहे हैं। और जिन्होंने भी आपकी बात मान के ये किया होगा, मुझे लगता है कि वो काफी बड़े नुकसान से बचे होंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं कोल इंडिया टॉप के लेवल पर लेकर के। क्योंकि इसमें ना पैसा बनाने का दो ही तरीका है, एक तो डिविडेंड और दूसरा इस 50 रुपए की रेंज को ट्रेड करो, तो ही आप पैसा बना सकते हो। नहीं तो लेके ऐसा ना हो सालों साल आप इसकी वो अगरबत्ती लगा के पूजा करते रहो, ये भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा है। जैन साहब की राय ले ले कुछ तो इंटरेस्टिंग बोलेंगे। जैन साहब कोयला पसंद है आपको? कोयला पसंद है, डायमंड यहीं से ही निकलता है। और बट फिर भी बहुत सही बोला आपने अनिल जी। एक जनरली जब से ये आईपीओ आया था, अक्टूबर 2010 की बात है, नवंबर में लिस्टिंग हुई थी और देखिए चला भी स्टॉक ये। बट आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला और जो मैं काफ़ी बार मैं भी बोल चुका हूँ इस चीज़ को, कि ये जो डिविडेंड वाली जो इनकम है इसमें देखिए 6-7% का डिविडेंड यील्ड है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको लोग देखते हुए कई लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो निवेशित रहते हैं। और बाकी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करता है ये। रीज़न बिंग की जो वैल्यूएशन है वो राइटली वैल्यूड है, फिर पीएसयू है, कभी भी ओएफएस की तलवार भी लग जाती है। हालांकि अभी तो कोई र्यूमर चल रही कि बाईबैक कर ले। तो कुल मिला के पीएसयूज फ्लेवर में बहुत ज़्यादा है नहीं। दूसरा एक कमोडिटी स्टॉक है। तीसरा ये डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा, तो डिविडेंड की वजह से भी ये ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं दे पाता है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से 260-250 का रेंज है तो वहाँ बाइंग रेंज है। बाकी रिजल्ट्स अगर कल अच्छे आते हैं तो चल भी सकता है। मैंने टेक्निकली भी देखा था, ये स्टॉक टेक्निकली अच्छे लेवल्स पे है, मतलब चार्ट्स पे थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा था। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच ही करना चाहिए स्टॉक में भी। जी, तो कोल इंडिया कल आएंगे नतीजे, अभी 276 पर कर रहा है ट्रेड और कल आने वाले नतीजों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुणाल के रडार पर आ रहा है एक स्टॉक, तो रुक कर लेते हैं बीटीएसटी का। बताइए कुणाल। दीपाली, बिकवाली की राय है डबल टॉप पैटर्न बना है अंबुजा सीमेंट में, जिसको मौजूदा दामों पर बेचना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें काफी बड़ा ब्रेकडाउन आया है और काफी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, तो अंबुजा सीमेंट इन स्तरों पर बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 229.50 पर। टारगेट पहला होगा 223 रुपए 25 पैसे का और दूसरा लक्ष्य है 220 रुपए 50 पैसे का। मुझे लगता है दोनों लेवल्स आ जा सकते हैं। अपनी मर्जी से दे रहे हो कि परमिशन ली इधर बंसल जी से? यानी कि बंसल जी तो लेट हो आए हैं आज और काफी टाइम से सीमेंट का कंजम्पशन कर रहे हैं इधर, अल्ट्राटेक, एसीसी, इसलिए मैंने पूछा है वो खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हो तो मुझे लगता है एक बार के लिए टॉप लग गया नहीं। बंसल जी ठीक कह रहे हैं क्या कुणाल जी? नहीं, अंबुजा सीमेंट के लिए तो ठीक कह रहे हैं वो। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट छोड़ कर एक बार जरा लेवल में लिखना रह गया, बता दीजिए फिर से। 223 रुपए 25 पैसे पहला लक्ष्य है अनिल जी। 223.25, 220 रुपए 50 पैसे दूसरा टारगेट है और 229 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस। और क्या भाव में आपने बताया फ्यूचर्स? उस समय 226 रुपए चल रहा है। 226, ठीक है, परफेक्ट। तो एक बार रिजल्ट्स पे रिव्यू ले लें, सॉरी प्रीव्यू ले लें। संदीप हमारे साथ। संदीप, खाली टाटा स्टील बताइए, ये इंटरेस्टिंग नंबर से कैसे आएंगे? बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स आएंगे अनिल जी। देखिए नंबर्स काफी मजबूत रह सकते हैं।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंसोलिडेटेड फ्रंट पे। देखिए मांग बहुत ज़्यादा मजबूत रही है बीती 4 तिमाही अगर आप देखें, इसी वजह से इन्होंने अपनी कीमतें बढ़ाई हैं और उस वजह से जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, जिस वजह से ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखें तो काफ़ी मजबूत नजर आएंगे। इनकी जो बिक्री है वो करीब 20% के आसपास बढ़ती हुई दिखेगी। अबिडा फ्रंट पे देखें तो 40% के आसपास की बढ़त आएगी। मार्जिन्स में अगर आप देखें तो करीब करीब आपको 2% के आसपास का इजाफा आता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो रिलेशंस हैं उसमें करीब 17.5-18% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। जो घरेलू कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा और जो यूरोप कारोबार है वहाँ पे चाहे वॉल्यूम देखिए चाहे रिलेशन देखिए दोनों फ्लैट रहेंगे, क्योंकि यूरोप के कारोबार में जो कुकिंग कोल की कीमतें हैं उसमें हाई कॉस्ट इन्वेंट्री का जो इम्पैक्ट है वो इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो प्योरली जो घरेलू नंबर्स हैं वो काफ़ी मजबूत रहेंगे, जिससे ओवरऑल जो आंकड़े हैं वो काफ़ी मजबूत रह सकते हैं। इनफैक्ट मुनाफे में तो अगर आप देखें, अगर रिपोर्टेड बेसिस पे देखें तो छोटा बेस था, इनको करीब 617 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुश्त घाटा हुआ था। उस बेसिस पे तो देखेंगे आपको 3.25 गुना मुनाफे में जंप नजर आएगा। और अगर आप ये जो एक एक्सेप्शनल आइटम थी जो एक मुश्त घाटा हुआ था उसको एडजस्ट भी कर लें तब भी मुनाफे में करीब 90% के आसपास की बढ़त आएगी। तो नेट नंबर्स काफी स्ट्रांग रह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेटेड फ्रंट पर। ओके, और इस बीच पूजा हमारे साथ है। पूजा के पास भी कुछ अनुमान है और उसमें से एक इंटरेस्टिंग, जब सीमेंट की बात चल रही है, एक बार इंडिया सीमेंट के रिजल्ट पूछते कैसे आने वाले हैं। पूजा बताइए। इंडिया सीमेंट से कमज़ोर नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो लागत और फ्यूल खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। तो मुनाफे में हमारा अनुमान है कि करीब 50% से ज़्यादा ही गिरावट कंपनी के मुनाफे में देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अधिक इंफ्रा खर्च जो हुआ है उसके चलते ज़रूर आय में बढ़त रहेगी, लेकिन 5% की मामूली बढ़त ही देखने का अनुमान है। मार्जिन्स पर दबाव रहेगा, क्योंकि लागत बढ़े होने के कारण मार्जिन्स पर दबाव रहेगा और मुनाफे में करीब 50% से ज़्यादा की गिरावट की संभावना है। हाँ, दक्षिण भारत में कुछ सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी हुई थी, उसका कहीं ना कहीं एक सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा कंपनी को, और जिससे कि जो रियलाइजेशन के फ्रंट पर नंबर्स थोड़े अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन वीकर साइड पर ही नंबर्स रहेंगे इंडिया सीमेंट्स के। जी, और बाकी नतीजे कैसे रह सकते हैं? जैन इरिगेशन, अमर राजा बैटरी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। बिक्री में 13% की बढ़त की उम्मीद की जा रही है। मुनाफे में शानदार 37% की ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ समय में कंपनी ने जो कीमतें बढ़ाई हैं उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा कंपनी को इस बार मिलेगा, और लेड की कीमतें में जो स्थिरता आई है उसका भी फायदा कंपनी को इस बार मार्जिन के फिगर्स पर देखने को मिलेगा। हम जो अनुमान कर रहे हैं उसके मुताबिक करीब 13% से बढ़कर इस बार जो मार्जिन के नंबर्स आएंगे वो 15% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे अमर राजा के। जैन इरिगेशन के नंबर्स हल्के वीकर साइड पर रहेंगे, मार्जिन में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। सालाना आधार पर तो आपको बढ़त दिखेगी, आय में करीब 16% की, मुनाफे में 13% की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही भी नंबर्स को यहाँ पर देखना होगा और वहाँ हमारा अनुमान है कि कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो हल्के वीकर साइड पर रहेंगे जैन इरिगेशन। ओके, जैन इरिगेशन के बाद फटाफट एक बार फिर से एसबीआई पे जाएंगे। एसबीआई का स्टॉक 2% नीचे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि रिजल्ट में जल्दबाजी मत करिए। आपको किसी भी बैंक के रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। मुनाफा सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज़ है। एनआईआई तो नहीं देखें तो भी चलेगा। क्या देखना जरूरी है? ग्रोस और नेट एनपीए जो आपको तुरंत मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा प्रोविजनिंग, स्लिपेजेस। अब स्लिपेजेस में फ्रेश कितने स्लिपेजेस हुए, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है एसबीआई के लिए। और एसबीआई क्या 290 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, ये मेरा सवाल है। इसका जवाब देना है नितिन जी आपको। ये सवाल क्यों मैं बता दूं आपको। 15,000 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस आए एसबीआई में और 9,000 करोड़ के फ्रेश स्लिपेजेस हैं। तो अगर इतने स्लिपेजेस हैं तो फिर ये मामला मुश्किल है एसबीआई के लिए। फिर तो एसबीआई 300 के ऊपर बनता नहीं है टिकना। तो ये नंबर्स तो स्लिपेजेस के हिसाब से है खराब। नितिन जी फटाफट अपना विश्लेषण दे, फिर मैं जैन साहब से फंडामेंटल राय लूंगा। देखिए जी, इसमें एक तो है कि अगर आपने बाय किया हुआ तो एक बार उससे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो ये ऊपर राइज आया उसमें काफ़ी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और बुल ट्रैप है। हाई से नीचे आया है, तो इसमें यह है कि करेक्शन आएगी। और जो आप बता रहे हैं कि 290 का टारगेट आना चाहिए, वो मेरे हिसाब से वो 290 का टारगेट आएगा। उसके पीछे एक और डेटा मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बताऊं। जब ये एसबीआई बाउंस हुआ था, रिजल्ट आ रहे थे और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड हो गई थी नीचे से लेके, उस समय बैंक निफ्टी में बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा था। इनफैक्ट अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही थी, यानी वो केवल शॉर्ट कवरिंग से ऊपर गई थी, कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बन रही थी। वो इंडिकेट कर रही थी कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा
स्ट्रेंथ अब नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको PSU बैंक्स में दिखेगी, जिसके कारण बैंक निफ्टी पॉसिबली एक बार 28,000 तक नीचे गिर सकता है। तो उसके कारण मुझे लग रहा है कि SBI में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और जो करीब 290 के आसपास नीचे फिसल सकता है। और इसलिए अब मैं कह रहा हूँ आपको कि जो मैं पहले कह रहा था 28,050, 28,150 के आसपास आए तो बैंक निफ्टी खरीदिए, अब मत खरीदिए, मत खरीदिए, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। एक बार देखते हैं, मंडे को देखेंगे, क्योंकि इन नंबर्स के बाद अगर डाउनग्रेड आए तो 9,000 करोड़ के फ्रेश स्लिपेजेस कम नहीं होते हैं बैंक निफ्टी माफ़ कीजिएगा SBI के लिए। ये खराब है, और खराब है मतलब खराब है। जैन साहब बताइए फटाफट। नहीं, बात सही है अनिल जी। देखिए काफ़ी चला भी है, पिछले कुछ दिनों में SBI ने एक बहुत बड़ा मूव दिया, और आज जो है वो एक तरीके से टिपिकली बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ वाली चीज़ है। तो आज ये मुझे तो लग रहा है कि पोजीशंस काफ़ी कम हुई है, और बाकी ओवरऑल आप देखें तो लॉन्गर रन के लिए अगर लेना भी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी अगर बेहतर रखना है तो वो थोड़े नीचे ही लें। बट एक चीज़ और है, PSU बैंक्स में और मुझे कोई दूसरा विकल्प दिखता नहीं है। SBI, PNB और BOB ये 3 सबसे बड़े हैं। तो विकल्प भी तो सर ये 290 में ले लेना ना, अभी क्यों ले रहे जिन साहब? भले आपको SBI से प्यार है तो थोड़ा नीचे में मिलेगा सर, तब आपका प्यार भी ज्यादा बढ़ेगा। मैं यही कह रहा हूं, जितना सस्ता मिलेगा उतना प्यार बढ़ेगा आपका। 280 हाँ, मैं 280-85 का रेंज होगा जहां पे मैं कंफर्टेबल रहूंगा, बिल्कुल। इनफैक्ट ये रीजन जरूरी है क्योंकि देखिए डाउनसाइड भी ऐसा देखना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज देखना पड़ता है, और चीज़ें जितनी फास्ट कोशिश हो रही थी कि चीज़ें बेहतर होगी, ऐसा कोई हो नहीं रहा है, और चीज़ें होने में टाइम लगेगी। तो इसीलिए वो चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि किस लेवल्स पे आप एंट्री लेते हैं। और अब देखिए स्टॉक कर रहा है 302 पर ट्रेड। इनफैक्ट जब आपने ये डिटेल्स बताई जो मैनेजमेंट कमेंट्री से, तब 312 पर ट्रेड कर रहा था, और 10 रुपए नीचे उन स्तरों से आ चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो एनालिसिस हुआ है ये उन स्टेटमेंट्स पर हुआ है जो कि मैनेजमेंट ने की है, और यही बारीक बातें आपको जी बिजनेस पर मिल रही है नतीजों के बावजूद। एक्चुअली है ना, वो रजनीश कुमार साहब बोल रहे हैं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब आपने उनको दिखा दिया फोटो, बोल रहे हैं साहब, ठीक है, बोल रहे हैं उनके रिजल्ट पे। अरे उन्होंने क्या काम की बात एक बोली वो पकड़ो ना। उनका आधा घंटे का भाषण सुन के आप क्या कर लेंगे जब आपके काम सब बहुत अच्छे रिजल्ट है। 2 दिनों से लोग बोल रहे हैं रिजल्ट बहुत अच्छे, रिजल्ट बहुत अच्छे, SBI ये हो जाएगा। अरे रिजल्ट में जो काम की चीज़ हो तो आपने देखी नहीं। जब काम की चीज़ आई तो देख लो 10 रुपये स्टॉक निकल गया SBI 10 रुपये निकलना मजाक थोड़ी है। एनालिसिस पर 3% निफ्टी का बैंक का सबसे बड़ा स्टॉक है पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जो उन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है उनका स्टॉप लॉस भी बताओ, जिसकी शॉर्ट पोजीशन है उसका भी बताओ, क्योंकि ये देखो बैंक है, कुछ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस आपको देने। जी, जिनके पास लॉन्ग है उनका स्टॉप लॉस बहुत साफ है, 297 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए फ्यूचर्स में। और जिनके पास शॉर्ट की पोजीशन है स्टॉप लॉस रखें 311 रुपए पे, 311, ये दोनों लेवल फ्यूचर के मैं दे रहा हूँ। 311 के ऊपर जाएगा तभी इसमें स्ट्रेंथ वापस से आएगी, और उससे पहले शॉर्ट पोजीशन को काटना नहीं चाहिए। 297 पहला पड़ाव है, वो लेवल टूटा तो जो लेवल्स आपने अभी बात की 290 की, मुझे लगता है वहां तक स्टेट बैंक फिसल सकता है। 302, 303 पर अब कर रहा है ट्रेड, और ऊपरी स्तरों से तेजी से ये स्टॉक फिसला है। कैश के कुछ स्टॉक्स देखें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो दिन भर मजबूत रहा है, अभी भी मजबूत है, 9% के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आप इस पर राय दीजिए संदीप जैन। खबर तो ये भी है कि वॉबर्ग पिनकस ने अपना हिस्सा बेचा है, और कुछ टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज है जिन्होंने 9% इक्विटी ली है। आप खरीदेंगे इन स्तरों पर? देखिए मैं वेट करूंगा अभी। ऑलरेडी देखिए ये अपने 52 वीक हाइज के आसपास पहुंच चुका है, और रिजल्ट्स जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो उतने एक्साइटिंग नहीं है जितने होने चाहिए थे। मतलब पिछला क्वार्टर और ये क्वार्टर दोनों ही, बट फिर भी समहाउ बहुत कन्विक्शन आता है इस बैंक में। अगर चैनल चेक्स की मैं बात करूँ और जो एग्रेशन है, मैनेजमेंट की क्वालिटी है, वो सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है। जयपुर बेस्ड ही बैंक है तो काफ़ी नज़दीकी से देखते हैं। तो मुझे आज भी इनफैक्ट ये जब सुबह न्यूज़ आई थी तो तभी लग रहा था कि जब चेंज हैंड्स हुए थे सुबह सुबह ही, तो कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। इनफैक्ट कुछ तो रीज़न है कि वो RBI के नॉर्म्स के हिसाब से स्टेक्स की भी शायद वो होगी, तो उसका भी एक रीज़न है। बट ओवरऑल आई फील कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें। बाकी बाय ऑन डिक्लाइन सर्टेनली बनता है, और 640-50 के लेवल्स है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्ट मिलेगा। कम से कम 5 से 7% करेक्ट हुए तब एंट्री ले, क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी चले हुए हैं। कहीं भी करेक्शन आता तो फास्ट आएगा, और बैंक्स में और सब में देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है, तो थोड़ा कॉशियसली बाइंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉशियसली बाइंग करें। 28,125 नया लो बना दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी ने आज 28,100 का। और जब हमने SBI के रिजल्ट्स का
एनालिसिस शुरू किया तभी उसके बाद 28,275 था स्पोर्ट में बैंक निफ्टी, वहां से सिर्फ 150 पॉइंट निकला है, सिर्फ और 10 रुपए निकला SBI। मुझे नहीं पता लोग कैसे नतीजे पढ़ते हैं, और ये कहीं किसी ने इस तरह से विश्लेषण ही नहीं किया कि SBI के नतीजों में क्या खराब है, सबको अच्छा ही दिख रहा है। नहीं, शुरुआती आंकड़े तो देखे, लेकिन उसके बाद कमेंट्री नहीं, इंपॉर्टेंट थी, हाँ, जिसका लोगों के एनालिसिस पैसे आपने लगते किया हैं बाद भाई, में। लोगों के पैसे लगते हैं, आप गलत एनालिसिस करोगे तो उसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है, वो चीज़ समझनी चाहिए ना। तो SBI अब कर रहा है दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड, लेकिन सोमवार से एक खास सेगमेंट व्यूअर्स के लिए आने वाला है, जिसका नाम है आज के 2000, और ये सुबह हर रोज सोमवार को 9 बजे मिलेगा। तो क्या है? तो इसमें वैसे तो आपको ज्यादा पता है मतलब एक दमदार स्टॉक 9 से 9:30 के बीच पता में। नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आपको पता कुछ बंसी जी? आप कुछ बता रहे हैं। मैं तो सस्पेंस एक्चुअली मंडे के लिए नहीं, छोड़ मैं देते तो खाली इसमें से 2000 की नोट पहचान रहा हूँ, मुझे और मैं यही कहने वाला था, नहीं मुझे तो सिर्फ तस्वीर में अब रुचि। नोट दिख रहे थे तो तय है कि कमाई होगी, मतलब आपके घर का नाम अर्जुन है? अर्जुन की आंख की तरह आपका निशाना बिल्कुल 2000 की नोट पे बना हुआ है एकदम। तो चलिए, तो इसके लिए तो इसके लिए अभी थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, इतना तय सस्पेंस है। कुछ नहीं है, सस्पेंस नहीं है, सोमवार को पता चल जाएगा हाँ, सस्पेंस। सोमवार को पता लग जाएगा, लेकिन इतना तय है कि हर रोज सुबह 9 से 9:30 के बीच में कुछ ऐसा आएगा तो जिससे कम से कम इतनी कमाई तो होगी। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, आप मैं अंदाजा बता रही हूँ आपको। अच्छा, आप बता रहे हैं, हाँ तो फिर ठीक है, आप बोल रहे तो होगी, ये सब मुझे नहीं पता। चलो, कुछ तो अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा और आपके काम का होगा, इतना हम आपको भरोसा दिला सकते हैं। तो आज के 2000 ये आप जरूर देखिएगा सोमवार को सुबह 9 बजे से। तो मुनाफे वाला मंडे जो जी बिजनेस का प्रॉमिस है वो आपके लिए होगा, और ये क्यों है ये भी मैं आपको सोमवार को ही बताऊंगा कि ये आज के 2000 ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों है और क्यों आपके काम की है। ये सोमवार सुबह आपको 9 बजे से मिल जाएगा पता। मकसद एक ही है कि व्यूअर्स का पैसा बनना चाहिए। पता नहीं अब ये क्या चीजें देखनी पड़ेगी, मतलब आप और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो मंडे तक के लिए। हाँ? देखते हैं सोमवार को, आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग। पर इंटरेस्टिंग है आज के 2000। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स रिजल्ट आ गए हैं, मुनाफा है 53 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन पर, और कुणाल जी तेजी से अपने चार्ट्स की तरफ बढ़ते हुए इस वक्त, और मुनाफे का आंकड़ा 53 करोड़ का आ चुका। आय के और मार्जिन के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि नंबर्स कैसे हैं। फिलहाल 2% है स्टॉक ऊपर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का। आमतौर पर लॉजिस्टिक कंपनी ने नतीजे खराब ही दिए हैं, देखते हैं ऑल कार्गो कुछ इनसे हटकर अलग अच्छे नतीजे दे पाता है क्या, ये सवाल है। तब तक जल्दीबाजी मत करो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कई अच्छे नतीजे नहीं आते इन कंपनियों के। 61 करोड़ से घटकर 53 करोड़, बिना देखे ही बोला ना कि सारी कंपनी इनके नतीजे अच्छे नहीं आते। ये देखिए 61 करोड़ से घटकर 53 करोड़ आया, तो आपको खाली 53 करोड़ अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं करना है, समझा करो आप। बताइए कुणाल जी। अनिल जी, ब्रेकडाउन आ गया, आएगा ही ना, कैसे नहीं आएगा। 122 के नीचे ब्रेकडाउन आया है, और मुझे लगता है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है निकल जाना चाहिए। इसमें गिरावट काफी बड़ी आ सकती है, हो सकता है कि एक बार के लिए 114-15 के लेवल्स भी आ जाएं। तो 122 के नीचे शेयर कमजोर हो गया है, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है निकल जाने की राय रही। ये तो यही जरूरी है। आप सेक्टर को देखिए, पिछले 3 रिजल्ट आए वो खराब आए हैं, तो ऑल कार्गो ऐसा क्या कर लेगा अच्छे रिजल्ट। इसलिए अरे मुनाफा, अगर हर कंपनी काम करे तो कोई मुनाफा तो दिखाएगी। 53 करोड़ मुनाफा मतलब हमारे लिए बड़ा हो सकता है, ऐसा लगता है अरे 53 करोड़, लेकिन उस कंपनी के लिहाज से देखना जरूरी। इसलिए मैंने तुरंत आगाह किया जब स्टॉक 3% ऊपर था कि नहीं, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, थोड़ा होशियार रहिए। आय जरूर बढ़ी है, तो अब भी होशियार रहिए फिर से कि आय बढ़ी और मुनाफा घटा, कहीं कोई वन ऑफ वाला मामला तो नहीं है, वो भी चेक कर लेंगे थोड़ी देर में। रेंज क्या है आपकी? नहीं जी, 122 के नीचे कमजोर है, तो जब तक 122 के ऊपर दोबारा नहीं जाता तब तक कोई भी चिंता नहीं है। और मुझे लगता है नीचे चिंता नहीं है, वो नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर से। कामकाजी मुनाफा गिरा है इसका, जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। एक तो है ना, ये कोई कामकाजी मुनाफा बोलता ही नहीं है, कितना आसान है शब्द और समझ में सबको आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इबिटा, मतलब इतना मुश्किल कर दो कि आदमी समझ ना पाए, और नहीं समझेगा तब तक देखता रहेगा। पता लोगों को लगता है कि जिस दिन समझ जाएगा आदमी हमें देखना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप समझाते रहेंगे तब तक वो देखता रहेगा। जैन साहब ठीक है ना, कामकाजी मुनाफा, ये नाम ठीक है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? नहीं, ठीक बात है। देखिए, जब हिंदी में बात ही कर रहे हैं और अगर सरल हिंदी हो तो बहुत ज़रूरी है उसको यूज़ कर लिया जाए, और ये सरल शब्द है। कई बार क्या होता है, हिंदी कठिन हो जाती है, जैसे लोपद गामिनी अगर बात करें ट्रेन के लिए तो टफ हो जाता है, मगर ये जो एकदम रेलेवेंट वर्ड है और कामकाजी और अपने धंधे के लिए और अपने स्टॉक्स की एनालिसिस के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है।
और मेरे हिसाब से वोल्कार्गो लॉजिस्टिक्स देख लीजिए आपकी आपने एक मिनट रिजल्ट सीजन है जैन साहब, एक मिनट रिजल्ट सीजन है, टाइम कम है, लेकिन जब आपने लोहपत गामिनी की बात की जिसे रेल या ट्रेन कहते हैं, तो जरा उसका हिंदी वाला वो सिग्नल का भी बता दीजिए, सिग्नल को क्या कहते हैं? रेलवे सिग्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? पकड़ लिया आपने। याद है या मैं बताऊं? रिजल्ट को नतीजे है। नहीं, सिग्नल रेलवे सिग्नल को क्या कहते हैं? रिजल्ट की बात कर रहे हैं या सिग्नल की बात कर रहे हैं? रेलवे सिग्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? लोहपथ गामिनी इंगित। सुनिए ना, अभी आपने बात छेड़ी तो पूरी कंप्लीट कर देता हूं। लोहपथ गामिनी गमना गमने आवक जावक सूचक यंत्र। आवक जावक ये आनंद आपको यही मिलेगा। अनिल जी, चार्ट के सिग्नल को क्या कहते हैं बताइए? बस आगे चार्ट और लगा दीजिए, लोहपथ गामिनी की जगह चार्ट लगा दीजिए, सिग्नल तो सिग्नल ही रहेगा। आवक जावक सूचना यंत्र, सूचक यंत्र। ये आनंद आपको जी बिजनेस पे ही मिल सकता है, ट्रेडिंग कामकाज उसके साथ में आनंद एकदम। पैसे तो आते जाते रहेंगे, हंसेंगे खुश रहेंगे तो जिंदगी लंबी चलेगी, है ना? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और नितिन, एक स्टॉक पे राय दीजिए, वो है जैन इरिगेशन का। कल नतीजे आएंगे, नतीजे खराब ही अनुमान है और स्टॉक भी नीचे ट्रेड कर रहा है 2%। दीपाली, वीकनेस बढ़ सकती है। आज ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा एडिशन है। कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई थी बट उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस आ सकती है। करीब 81 से 80 की तरफ नीचे फिसल सकता है, तो एग्जिट करना चाहिए बाय पोजीशन। ओके, एग्जिट करें, खरीदारी की पोजीशन से निकल जाएं, ये राय आपके लिए आती दिख रही है। एक और स्टॉक जो थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, संकेत आ रहे हैं, नहीं कमजोर नहीं, मजबूती है अभी भी, पीवीआर, क्योंकि खबरें शायद आ रही थी कि कुछ पीवीआर को लेकर भी कोई खबरें आ रही, खबरें आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। जेएनके गवर्नमेंट ने जो अलाउ कर दिया था कि आप बाहर का खाना मल्टीप्लेक्सेस में ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है और 6 हफ्ते बाद अब होगी हियरिंग, तो ये पॉजिटिव है। ओके ओके ओके, इस वजह मतलब अभी खाना नहीं ले जा सकते जेएनके में, और इसीलिए पीवीआर में जो बढ़त है वो थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक बात। हाँ। ओके, एक स्टॉक पे और राय ले लेते हैं जहां पर अभी भी खरीदारी दिखी है, वो है फार्मा स्पेस की छोटी कंपनी जेबी केमिकल्स, और एक सडन स्पर्ट के साथ अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। एक बार देखिए जल्दी से कुणाल इस शेयर के चार्ट्स को और बताइए क्या व्यू है। देखिए, एक ब्रेकआउट दीपाली इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। 285 रुपए के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट आया है और अब ये 300 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 290 का, टारगेट होगा 321 रुपए का। तो मुझे लगता है कि अभी और अपसाइड की गुंजाइश दिखती है, तो जिनके पास है 321 के टारगेट से बने रहे, स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। ठीक है, 321 का लक्ष्य है, 290 का रखे स्टॉप लॉस। दिन के हाई पॉइंट पर ही कर रहा है ट्रेड, अब 8% की बढ़त के साथ। लेकिन कुणाल के रडार पर आ रहा है एक स्टॉक, तो रुक कर लेते हैं बीटीएसटी का। बताइए कुणाल। देखिए, बिकवाली की राय है दीपाली, और बिकवाली करनी चाहिए इंडियन बैंक में, जिसमें कि एक गैप के साथ आज ओपनिंग हुई थी और उसके बाद ये नीचे ट्रेड कर रहा है और अब इसने एक मेजर लेवल को ब्रेक किया है और ये लेवल है 350 का। मुझे लगता है कि ये काउंटर फिसल करके 344 आज इंट्राडे में आना चाहिए, 340 कल तक आना चाहिए और 355 पर स्टॉप लॉस रखकर इसमें बिकवाली करें। 355 का स्टॉप लॉस, 340 का पहला टारगेट, 344 का दूसरा टारगेट, तो ये स्ट्रैटेजी इंडियन बैंक पर। इस बीच आप देखिए एक बार वोल्टास को, अब ये आ चुका है 619 के लेवल्स पर। थोड़ी देर पहले हमने नितिन से बात भी की थी वोल्टास पर, और अब देखिए 4.5% ऊपर है। नितिन, आपके टारगेट्स क्या थे वोल्टास पर? 620 का टारगेट रखा था और इनफैक्ट आज हम लोगों ने सुबह से ही इस स्टॉक्स में बाइंग रिकमेंडेशन कर रखी थी। 620 के आसपास का टारगेट था, तो अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है। ओके, तो वोल्टास पे एक बार सील तो बनती है। हाँ, 620 के टारगेट्स तो अचीव हुए हैं। नितिन जी की सील लगाइए भाई, नितिन जी वाली ठीक है, हर रोज नहीं होते तो क्या, जब आते हैं तब तो तगड़े कॉल देके जाते हैं एकदम, पूरा काम एक मतलब 1-2 अपीयरेंस में सारा काम कर। आइए लगाइए सील, 620 का टारगेट हासिल हो चुका है और वो भी रिजल्ट के बाद स्टॉक भागना मजाक थोड़ी है। टारगेट, हाँ एक ही टारगेट देते हैं, वो 1-2 कुछ नहीं होता, एक ही होता है उनका। लगा दीजिए फटाफट, बिल्कुल टारगेट हिट। आओ, जेट एयरवेज को लेकर ये तो एसबीआई के लिए एक और खराब खबर लगता है। एसबीआई क्या कह रहा है कि जेट एयरवेज का एक्सपोजर स्ट्रेस लिस्ट में है। लो जी,
ये तो बड़ा, जैन साहब सुनिएगा जरा ध्यान से खबर, क्योंकि आपको इस पे राय देनी है। एसबीआई ये कह रहा है कि भाई जेट एयरवेज को जो पैसे दिए हुए उधार, वो हमारी स्ट्रेस लिस्ट में है, उससे हमें दबाव बन रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मुश्किल है मामला। तो जेट एयरवेज तो जो गिरा है समझ में आ ही रहा है, हम तो कल से बोल रहे थे, और इन्होंने निगरानी वाली सूची में रखा है, जिसको क्या कहते हैं, वॉच लिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, स्ट्रेस्ड वॉच लिस्ट। तो ये थोड़ा सा मामला ठीक नहीं है एसबीआई के लिए। खबरें इसलिए मैं बोल रहा था एसबीआई में थोड़ा मामला संभल जाओ, सुधर जाओ। जैन साहब क्या करना चाहिए ये सुन के? देखिए ये कमेंट्री सुन के तो थोड़ा तो डर तो लग रहा है इनफैक्ट। और देखिए जेट एयरवेज की जिस तरीके से अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है और जो हवाएं चल रही है और जो इनफैक्ट सैलरी कट्स और ये सब की बातें आ रही है, तो सर्टेनली ये तो क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं है तो पूरा ही डूबत वाला ही मामला लगता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई टेक ओवर या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कोई टेक ओवर नहीं हो तब तक। तो आज देखिए जेट एयरवेज की तो हालचाल ख़राब है ही है। तो एसबीआई में भी जो अब बात अपनी हो रही थी लास्ट टाइम भी, काफ़ी हद तक तो कई चीज़ें देखिए डिस्काउंटेड भी है प्राइस में, बट यही है कि ये कहीं ना कहीं जो 280-85 के जो लेवल्स है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे फ्रेश बाइंग की राय दूंगा। बाकी अभी तो एक बार निकल जाने में ही समझदारी रहेगी, क्योंकि जिन्होंने लिया है उनको बहुत फास्ट पैसा मिला, बहुत फास्ट एसबीआई ने मूव दिया था, और वो टिपिकली अब रिजल्ट्स के आसपास रिजल्ट्स आते ही सेल ऑन न्यूज़ वाली चीज़ हो गई है। तो ये राय है एसबीआई पर। लेकिन जैन साहब तो बोल रहे हैं थोड़ा सा डर तो अभी लग रहा है, और बंसल जी मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है डर। बंसल जी आपको ज्यादा क्यों लग रहा है? देखिए अनिल जी, बड़ा सिंपल सा है। अगर एसबीआई कह रहा है कि स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस तब है कि क्योंकि ये इंटरेस्ट को जो पेमेंट जो है ना उसको सर्विस नहीं कर पा रहा है। तो ये जो स्ट्रेस बोला है ना स्टेट बैंक ने, जैसे अभी लोहपतगामी की चर्चा हुआ था, तो स्ट्रेस को जरा आप हिंदी में समझाएंगे तो नहीं और अच्छे से समझाएंगे कि स्ट्रेस क्यों बोला है, तो सबको डर लगेगा। नहीं, बेसिकली ये है कि भाई जिस मतलब समझो आपको मुझसे पैसे लेने, ठीक है, स्ट्रेस के वो समझा देता हूँ। आपको मुझसे पैसे लेने, आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको फ़ोन ना उठाऊं, आप घर पे आए तो बच्चे बोले कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, तब आपको स्ट्रेस जो आता है ना, वो वाला स्ट्रेस है ये, कि भाई आदमी छुप रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, ये ऐसा क्या समझाया समझाने का तो तरीका ही होता है। कुल मिला के ये है कि भाई अगर आपका ड्यू डेट पे पेमेंट आने में मुश्किल हो रही है, तो आप उसको स्ट्रेस असेट में डालते हैं, और उसके बाद में उसके स्लिपेजेस, प्रोविजनिंग, ये फिर एनपीए, ग्रोस, नेट लंबा है। देखिए एक सोच रहे हैं बैंकिंग शेयरों पे कर ही देना चाहिए, अच्छी से क्लासरूम कर लेना चाहिए, ताकि लोगों को सब पूरे रिजल्ट समझ में आ जाए कि कैसे क्या पढ़ना करना है। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी दिन के लो पॉइंट के आसपास है, और लो पॉइंट के आसपास बंद देने की तैयारी करता हुआ। तो ये व्यू है इन स्टॉक्स पर। लेकिन कुछ और शेयर्स देख लेते हैं जहां पर एक्शन बन रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था एचपीसीएल, बीपीसीएल को, और बीपीसीएल को अब देखिए 3.5% के उछाल के साथ ये अब 400 के लेवल को कर चुका है पार, और 402 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। अच्छा मूव इन तीनों स्टॉक्स में। लेकिन सीमेंस, इस पर एक राय ले लेते हैं, और कुणाल आप व्यू दीजिए। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये आ चुका है 2.5% के बढ़त के साथ, वॉल्यूम्स भी हैं, 1029 का लेवल से। क्या करें इन स्तरों पर? देखिए एक बेस बिल्डिंग यहाँ पर हो रही है, काफ़ी वक्त से चल रही है, और लगभग 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि सीमेंस 1050 से लेकर के 950 के दरमियान काफ़ी वक्त बिता रहा है। जब ब्रेकआउट आएगा तो मुझे लगता है खरीदने का मौका बनेगा। 1050 के ऊपर फ्यूचर्स में सीमेंस में ब्रेकआउट आएगा तो 1050 के ऊपर खरीदना चाहिए। इन स्तरों पर एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें। जो नतीजे कल आएंगे उन पर और राय ले लेते हैं। एक बार देख लेते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स को कि वहां पर क्या एक्शन है। और कल गॉडफ्रे फिलिप्स के आएंगे नतीजे, और स्टॉक नतीजों से पहले है सुस्त, कर रहा है 4 रुपए नीचे ट्रेड। राकेश क्या व्यू है आपका गॉडफ्रे फिलिप्स पर? कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे रिजल्ट से पहले? नहीं दीपाली, एक तो इसमें ना लिक्विडिटी कम है, मतलब कि फ्यूचर्स के अंदर ना वॉल्यूम कम होता है। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, जिसने ले रखा है दीपाली, मेरा ऐसा मानना है 824 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। खरीदारी के लिए दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ पर नतीजों को लेके मुझे लगता है यहाँ पर दूर रहना चाहिए। ठीक है, दूर रहने की सलाह है गॉडफ्रे फिलिप्स से। लेकिन एक एमआरपीएल पर और राय ले लेते हैं। ये स्टॉक सुबह से दायरे में ही कर रहा है ट्रेड, इसके भी कल नतीजे आएंगे, और अभी जो लेवल है वो है करीब 84 रुपए के आसपास का। एक बार कुणाल आप दीजिए इस पे राय। एमआरपीएल देखिए एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी एक अच्छा बेस बना है, लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार है दीपाली। 86 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट आएगा। आज इंट्राडे में 86 के ऊपर भी ट्रेड किया है ये, लेकिन टिक नहीं पाया। तो 86 के ऊपर ब्रेकआउट दे एमआरपीएल, तभी खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, फिलहाल अवॉइड करें। ओके, और एक बार
रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रजत से हम बैंक से बेनिफिट पूछेंगे। तब तक एक बार मैं एनसीसी के रिजल्ट भी वापस देखना चाहता हूँ, तो एनसीसी के रिजल्ट आप तैयार करें और तब तक एक बार क्या हो बीटीएस आएगा। अरे पहले तो रजत जी के पहले तो बंसल जी को प्रायोरिटी देनी पड़ी। बोलिए सर, बिल्कुल बजा दें। हाँ बीटीएस लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनिल जी, आपका फेवरेट स्टॉक टीसीएस। हाँ टीसीएस, हाँ मैं तो डर ही लग गया। जैसे आप फेवरेट बोलते हो, एक तो पहले डिम्पी याद आता है, फिर आपको पता है स्टॉक कौन सा याद आता है तो इसलिए वो तो डिम्पी का फेवरेट है। ठीक है। अनिल जी 1994 का मौजूदा सर है और आज के दिन में जहां मार्क निफ्टी इतना स्ट्रगल कर रहा है, टीसीएस ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। टेक्निकल पैटर्न दोनों स्टॉक्स का, आईटी हैवीवेट्स इन्फोसिस और टीसीएस दोनों का बेटर है और टीसीएस का एज कंपेयर टू इन्फोसिस ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है टीसीएस को बाय करके चलें। 1975 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 2009 पहला टारगेट होगा, 2015 दूसरा टारगेट होगा। तो ये है आपके लिए टीसीएस में खरीदारी करने की राय। रिकॉर्ड डेट आ रही है ना, लेकिन 18 तारीख है ना, 18 अगस्त। 18 अगस्त मजे हैं, 18 अगस्त लोगों की लॉटरी लगेगी जिन्होंने लिए 1700 से 1800 रुपए में हमारी सलाह पर, उनके लिए तो मजे ही हैं। 21 रुपए जाएगा बायबैक में, एकदम फर्स्ट क्लास, और बचे हुए भी काम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एचबीएल पावर के रिजल्ट थोड़े कमजोर आए, 7 करोड़ से मुनाफा घटकर 5 करोड़। तैयार हो जाइए कुणाल जी, एचबीएल पावर के रिजल्ट आ चुके हैं। हालांकि स्टॉक कम लिक्विड है, अगर नहीं भी मिले चार्ट्स और ज़्यादा कुछ नहीं हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुनाफा थोड़ा घटा है और एचबीएल पावर का स्टॉक है थोड़ा सा नीचे 2-1% के आसपास। बताइए सर। देखिए, मुझे लगता है कि अनिल जी जैसे 35 के नीचे जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, तो कोई खास ऐसे ट्रेड बनता नहीं है। 35 के नीचे जिनके पास है, एक बार के लिए एग्जिट कर जाएं तो बेहतर होगा जी। ओके, बैन से बेनिफिट, वो स्टॉक्स जो बैन में जाने वाले हैं, आने वाले हैं बाहर, वो बताने के लिए तैयार है रजत। चलते हैं उनके पास। रजत, तो 3 है बैन में, अदानी पावर, एंटरप्राइजेस, पीएनबी। कोई बाहर निकलेगा इनमें से? जी बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इनफैक्ट जी अनिल जी, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। पीएनबी, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पार, यहाँ पर अभी भी पोजीशंस 80% के नीचे नहीं आई हैं। हाँ, सबसे कम है अदानी पार की फिलहाल 83.5%, लेकिन जो आएगा वो है जेट एयरवेज। आपने यहाँ पर स्टॉक ऑफ द डे चुना था ये स्टॉक। आज 32% ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है स्टॉक में। कल 80% के नीचे गई थी पोजीशंस, आज वापस 124% के ऊपर है पोजीशंस। तो आज बहुत भारी शॉर्टिंग है, 124% मार्केट वाइड पोजीशन इस समय खड़ी है स्टॉक में। तो ये तो श्योर शॉर्ट ही हो गया एक तरीके से कि ये बैन में ही दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा बिकवाली आज के सत्र में देखने को। तो ये है आपके लिए जेट एयरवेज। एक दिन के लिए घूमने फिरने बैन से बाहर आया था, वापस आज बैन में चले जाएगा और गलत दिन आ गया बेचारा, नहीं वापस से आज बैन में जाना निश्चित है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जेट एयरवेज बैन में चला जाएगा। शॉर्ट्स बन गए भर भर के आज जेट एयरवेज के। रिजल्ट आए ही नहीं, टल गए, और रिजल्ट टलने का असर आप देख सकते हैं। और फिर कल तो हम कह रहे थे कि देखिए जिस तरह से नरेश गोयल साहब बोल रहे हैं उसको देखते हुए स्टॉक के हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं। आज एसबीआई ने भी बोल दिया, बचा कुचा काम उन्होंने भी क्लियर कर दिया। इसमें तो हमारे सारे एम्बिशियस सारे टारगेट हासिल हुए हैं। 265 का था बड़े दिनों बाद शुरुआत में लग गया था, जब 2-3 दिनों बाद एम्बिशियस वाला टारगेट हासिल हुआ है। 265 था वो। देख लें। हाँ देख लेते हैं किन स्तरों पर बताया था जेट एयरवेज, देखिए एक बार। नरेश गोयल साहब का अभी ब्रेकिंग न्यूज, और ये सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं। खुद नरेश गोयल कह रहे हैं मैं अपनी कंपनी के प्रदर्शन से खुश नहीं हूं। आप ये बताओ किसके नीचे खराब हो जाएगा? 285 के नीचे, 285 के नीचे खराब है। नुकसान प्रॉफिट तो चलता रहेगा, आप रिजल्ट तो दीजिए। रिजल्ट नहीं देना, कॉन्फिडेंस हिलाना, यही गवर्नेंस वाले इशू होते हैं। बैन से बाहर आ चुका है, आप सब शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल्स 285, 278, एम्बिशियस लेवल 265। एयरवेज 10%, लो 260 का है, 265 के हमारा जो एम्बिशियस टारगेट था वो भी हासिल करके 11% लुढ़कता हुआ। तो इस बीच ये है जेट एयरवेज, और एसबीआई को लेकर भी खबरें आ रही है, और एसबीआई को लेकर खबरें आ रही हैं। अच्छी खबर है ये। एसबीआई जनरल में आईपीओ के पहले वो कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे और 3 सब्सिडी को लिस्ट कराएगी। तो जिन लोगों की शॉर्ट है उन लोगों के लिए अलर्ट है। ये खबर अच्छी है। खबर अच्छी होगी तो भी बतानी पड़ेगी, खराब होगी तो भी बतानी पड़ेगी। ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने
उस हिसाब से मन बनाया तो एसबीआई के रिजल्ट खराब है। अगर आप ट्रेडर हैं, दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको संभलना है, क्योंकि ये खबर वो है जिसकी वजह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अगले फाइनेंशियल ईयर में वो अपनी 3 सब्सिडी कंपनियों को लिस्ट करवाने वाले हैं। देख लीजिए, ठीक जैसे HDFC कैसे कर रहा है, म्यूचुअल फंड लिस्ट, इंश्योरेंस लिस्ट, रिलायंस कैपिटल कैसे कर रहा है, सारी लिस्ट करवाओ, वैसे एसबीआई भी सोचिए हम अपनी 3 सब्सिडी कंपनियों को लिस्ट करवाएंगे। तो ये हालांकि अभी वक्त है, सबसे पहले हिस्सेदारी बेचेंगे एसबीआई जनरल में। ये जनरल इंश्योरेंस कारोबार है, एसबीआई लाइफ तो लिस्ट हो ही चुकी है, और किसको करवाएंगे? और भी तो इनके तो खैर एसबीआई के तो सब काम होंगे लंबे चौड़े। हाँ, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स है, जो इनके कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है। एसबीआई होम फाइनेंस वो भी है ही। तो कंपनियां तो बहुत सारी, एसबीआई का तो ऐसा कोई काम है नहीं फाइनेंशियल मार्केट का जो एसबीआई करता नहीं है। तो हाउसिंग फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो आज हो। एसबीआई म्यूचुअल फंड, अरे हाँ नवनीत जी, उनका फंड वो तो ज़बरदस्त फंड है। एसबीआई म्यूचुअल फंड वो आएगा तो भी लोग बड़ा उसको बड़े हाथों हाथ लेंगे। तो ये सारी खबरें हैं जिन पे थोड़ा नजर रखिए, जिनके शॉर्ट है उनको काट लेना, क्योंकि ये डरने की जरूरत नहीं है। अनिल जी, जो हमने लेवल्स दिए थे बिल्कुल परफेक्ट थे। मुझे लगता है देखिए आज का इंट्राडे लो देखिए आप फ्यूचर में 300 रुपए का है, तो 300 रुपए के आसपास प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। आप देखिए 297 दूसरा टारगेट होगा। जिनके पास शॉर्ट है वो एक स्टॉप लॉस रखें 209 का और 309 का, मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन पर कायम रहना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए सारा एक्शन एसबीआई का। अब आइए एक रिजल्ट बता दूं आप, वो है एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड के रिजल्ट थोड़ी देर पहले आ गए थे, ऐसा नहीं अभी भी आए, 1 बजे के आसपास आए थे। अब 103 करोड़ का मुनाफा आया और सब लोगों ने मुनाफे का आंकड़ा गलत चला है इसमें भी। क्यों? पता नहीं क्यों, जल्दबाजी में होता है ना कई बार कि जल्दी जल्दी चलाना है, इस चक्कर में गलत चला। मतलब 103 करोड़ नहीं 80 करोड़ उसके नीचे के ऐसे आंकड़े आए। तो बहुत लोग मुझे ट्विटर पे मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, अगर कहीं गलत है तो सबका ठेका मैंने थोड़ी ले रखा, मैं तो अपने यहाँ का बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ तो सही चली। इसलिए मैंने चेक करने के लिए मैंने कहा कि भाई एक बार जरा एनसीसी लिमिटेड के रिजल्ट्स देख लें, हमारे यहाँ तो बराबर चल रहे हैं सर। 103 करोड़ रुपए का आंकड़ा एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिन्होंने किसी ने 70, 80, 85 करोड़ जो भी चलाया वो जाने, हमें पता नहीं। तो 103 करोड़ का आंकड़ा परफेक्ट है, ये आंकड़ा आप नोट करके रख लीजिए। एनसीसी लिमिटेड का एकदम बढ़िया। एक स्टॉक देख लेते हैं, वो है एक्साइड का, जो आ चुका है दिन के ऊपरी स्तरों पर। अच्छा एक्शन इसमें हो रहा है और अगर आप इसके वायदा बाजार के आंकड़े भी देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट इसका 8% बढ़ा हुआ है। एक बार नितिन देखिए एक्साइड को, बताइए क्या करें जिनके पास ऑलरेडी तेजी की पोजीशंस हो और नई रणनीति क्या बनाए? तेजी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकली, मंथली एंड ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट में ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। मुझे लग रहा है कि इसके टारगेट करीब 305 रुपए तक के बनते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग 285 का रखेंगे। जो पुरानी बाई पोजीशन है उसका 285 स्टॉप लॉस होगा। अगर नई बाई पोजीशन भी बनानी है तो करीब 285, 286 का स्टॉप लॉस, 305 के टारगेट के लिए बाइंग किया जा सकता है। ये है, लेकिन इस बीच एसबीआई की जो एक कंपनी लिस्टेड है एसबीआई लाइफ, ये 4% नीचे आ गई। इसको क्या हो गया? इसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, रिजल्ट तो एसबीआई के थे खराब, लेकिन एसबीआई लाइफ भी 4% नीचे है। इसकी कोई वजह तो इससे समझ में नहीं आ रही। ओके, एसबीआई लाइफ के चार्ट्स तैयार करिए आप, जिनके पास तेजी की पोजीशन कहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन इस बीच हरिसन मलयालम, उसके भी आपको करने पड़ेंगे। 2 चार्ट, हरिसन मलयालम चाय बनाने वाली एक कंपनी, इसके नतीजे आने की तैयारी में, 4 रुपये नीचे ऑलरेडी स्टॉक। अच्छा, घाटा 24 लाख से घाटा बढ़कर 5 करोड़। अच्छा, घाटा बढ़ा है तो फिर स्टॉक गिर रहा है, वो ठीक ही है। घाटा बढ़ा है हरिसन मलयालम का। इसके लेवल्स बता दें पहले, कुणाल जी इसी के बता दो आप तो पहले। हरिसन मलयालम, देखिए मुझे लगता है कि 82 रुपए के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है अनिल जी, तो मुझे नहीं लगता है 82 के नीचे जाना चाहिए। और उसी तरह मुझे नहीं लगता है कि ये काउंटर 92 के ऊपर जाना चाहिए। तो 82 टू 92 यही रेंज रहेगी। तो कोई खास ट्रेडिंग का मौका नहीं है। जिनके पास पोजीशन है वो एक 82 का स्टॉप लॉस रख लें, अन्यथा बाकी लोग इसको अवॉइड करें तो बेहतर। ठीक है, ये है। अच्छा, दूसरा कौन सा पूछा था मैं? एसबीआई लाइफ। हाँ, कोई स्टॉप लॉस एसबीआई लाइफ में बताइए। एसबीआई लाइफ में बड़ी गिरावट आई है अनिल जी, लेकिन इसमें भी एक सपोर्ट बहुत करीब है और ये सपोर्ट 640 के रीजन में है। तो 640 का एक स्टॉप लॉस रखें जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, और 640 के नीचे जाएगा तब निकल जाएं, अन्यथा बने रहें एक बार के।
ठीक है, तो ये सलाह है SBI लाइफ पर। लेकिन आप देखिए BF यूटिलिटीज और BF इन्वेस्टमेंट को, BF इन्वेस्टमेंट अब 11.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है और BF यूटिलिटीज यहाँ भी 5% के आसपास की मजबूती दिख रही है। और जिन लोगों ने लिया उन्हें क्या करना चाहिए पूछ नहीं, लें। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों जब साथ साथ चले तो आपने कहा BF यूटिलिटीज से ज्यादा चलेगा डबल BF चलेगा, इन्वेस्टमेंट, डबल वही दिखा भी है। डबल है, कितना है? डबल ही है वो, 5% और 11% है, बराबर है, फिर परफेक्ट रेशियो बराबर है एकदम। 283 पर कर रहा है ट्रेड। एक बार देख लेते हैं सुबह किन स्तरों पर आपको इन दोनों स्टॉक्स पर राय दी गई थी। रणदीप सवाल जो मैसूर का इनका जो मामला चल रहा है उसकी 13 अगस्त को सुनवाई है। और जब आप BF यूटिलिटीज रडार पर रखते हो जो 5% ऊपर है तो फिर BF इन्वेस्टमेंट्स इससे कहीं डबल चलता है। 262 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 280, दूसरा टारगेट 291 होगा। BF इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है जो है लगभग 12% ऊपर। मनीष के सौजन्य से एक सवाल, कैसे कर लेना चाहिए? देखिए ये इसको कहते हैं कि वो मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। मेरे तो काले हैं, वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ मैंने छाया में बाल काले नहीं किए। तो ये तो अनुभव वाली बात है। आपको मतलब हर बार खबर आती है, हर बार हमें पता है कि क्या रेशियो है। तो ये एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद कॉमन सेंस है कि आपको लॉजिकली क्या बात करनी है, कॉमन सेंस कहाँ लगाना है कि भाई जब मालूम है कि BF यूटिलिटी की खबर आएगी तो BF यूटिलिटी कितना चलेगा और BF इन्वेस्टमेंट कितना चलेगा, ये इतने सालों का अनुभव है। तो फिर उसके बेसिस पे कॉमन सेंस लगाकर इसलिए मैंने BF इन्वेस्टमेंट बोला कि डबल चलाइए ताकि लोगों को अंदाजा लग जाए कि कितना पैसा बन सकता है। तो BF यूटिलिटीज बढ़ गया, कवर हो रहा है, लेकिन BF इन्वेस्टमेंट से आपको पूरा 10% बनाने को मिला है। और कुणाल का तो इनफैक्ट पहले टारगेट भी अचीव हुए हैं, 281 के दोनों टारगेट अचीव हुए हैं। 282 और 290 दो टारगेट दिए थे और दोनों हासिल हो गए। कुणाल जी सारी की सारी बधाई आपको। अरे अनिल इसलिए तो बोला थोड़ी तो आप दोगे मुझे। आप तो पूजा करके सवेरे आते हैं और उसी का ये प्रताप है। देखिए टारगेट 2 हासिल हुआ है तो कुणाल जी ने एकदम आपको परफेक्ट लेवल दिए जो हासिल हो चुके हैं। तो ये लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखिए क्या हुआ है। देखो BF इन्वेस्टमेंट, BF यूटिलिटीज में मैंने स्टॉक का मूव देखा और मैं स्टॉक में मूव देखते ही मैं वो काम कर रहा था कि ये हुआ क्या है। जितने में दीपाली ने उसका प्राइस और वॉल्यूम एक्शन पकड़ा और दीपाली ने जब तक सवाल पूछा और मैं किरण से पूछा था ना आपने सवाल, किरण से जब किरण जवाब तब तक मेरा एनालिसिस रेडी था। तो एक दो बहुत बेहतरीन एक्सपर्ट कुणाल जी, किरण जी जो लेवल दे रहे हैं और आप एकदम अलर्ट होकर स्टॉक का प्राइस का एक्शन पकड़ रही और मैंने एनालिसिस और उसके बाद कॉमन सेंस को तैयार रखा ताकि लोग BF यूटिलिटी से ज्यादा पैसा BF इन्वेस्टमेंट में बना सके। वो बना भी पैसा, ये सब करना पड़ता है तब जाके पैसा बनता है। लेकिन शानदार मुनाफा आज हुआ होगा जिन्होंने पोजीशंस बनाई होंगी। दिन के ऊपरी स्तरों पर BF इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर रहा है 27 रुपए की मजबूती के साथ। सोमवार का दिन अहम होगा इन दोनों स्टॉक्स के लिए, जो कि आप सुबह बता भी रहे थे कि कोर्ट में डिसीजन आना है। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स और हैं कैश मार्केट के ही, जहां पर थोड़ा थोड़ा एक्शन बढ़ रहा है। और उसमें एक स्टॉक है कुणाल बॉम्बे डाइंग का, अभी डे हाई पर आ चुका है, 5% ऊपर है। एक बार देखिए और बताइए क्या करें। देखिए मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और जिसका मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आएगा 280 के ऊपर तो 280 के ऊपर बॉम्बे डाइंग में बड़ी तेजी से आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। मौजूदा स्तरों पर भी जिनके पास पोजीशन है बने रहें। स्टॉप लॉस 250 के आसपास रखें। पहला टारगेट होगा 280। ये है आपके लिए राय बॉम्बे डाइंग में। और देखिए दीपाली, हम 2:30 बजे जब डेटा एनालिसिस कर रहे थे तब हम एक ही बात कर रहे थे कि निफ्टी में ट्रेड नहीं बनता है, इसकी क्लोजिंग 11,425 के आसपास होनी चाहिए। यही बताया था आपने, 11,430। अभी आप देखिए कहाँ है एग्जैक्ट वही लेवल से, देखिए 11,425 मतलब 7 मिनट 6 मिनट बचे हैं, देख लीजिए क्लोजिंग में वही का वही। और बैंक निफ्टी 28,125 में बोला था कि एग्जैक्ट लेवल 28,125 निकल के आ रहा है और ये बोला था कि खरीदना नहीं है, अब खरीदना नहीं है, अब खरीदना नहीं है। नहीं तो पहले 28,050 28,150 की रेंज में हम खरीदने की बात कर रहे थे, लेकिन SBI की कमेंट्री सुनने के बाद आपको रोका भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए सुबह का 7 बजे का एनालिसिस उसकी अपनी वैल्यू है, 8 बजे की अपनी है, 9:08 की अपनी है और 9:15 से जो मार्केट के जो चल रहा है बाजार उसका जो एक्शन है उसकी वैल्यू अपनी है और बंद होते हुए। इसलिए अगर आप हर वक्त सुनते रहेंगे, म्यूट हटाइए, आवाज रखिए खोलकर, मतलब चैनल की, टीवी की वॉल्यूम, हाँ वो सही वक्त है। अंग्रेजी वाला शब्द ठीक है, वॉल्यूम
वॉल्यूम ठीक है, हाँ वॉल्यूम रखिए और सुनते रहिए कि क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल सही और सटीक स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक पर आपको मिली थी और अब 28,117 के लेवल पर ही कर रहा है ट्रेड। लेकिन L&T टेक नतीजे के बाद ये स्टॉक काफी तेजी से लुढ़का था, लेकिन उतनी तेजी से रिकवर भी हुआ और आज भी ये 4% है ऊपर। एक फटाफट से राय ले लेते हैं संदीप जैन की। बताइए संदीप जैन, आपको कैसा लगता है ये स्टॉक? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से कम 1700 रुपये तक के भी लेवल्स दिखाएगा। ये LTI, L&T इन्फोटेक और LTTS, इसको LTTS बोलते हैं, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो एक बार ये नेगेटिव न्यूज़ आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप भी आया था, क्योंकि OFS इनको करना था अपने स्टेक को 75% के नीचे लाने के लिए, और वहाँ से देखिए किस तरीके से चला। और अभी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है और बेहतरीन पेडिग्री है, बेहतरीन ग्रोथ दे रही है ये कंपनी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए सब बहुत ही इंप्रेसिव है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होल्ड करके रखें, और अगर कहीं मौका मिले 50 रुपया या 100 रुपया अगर नीचे मिले 1400 के आसपास, तो बिल्कुल बाइंग भी की सकते हैं जी। तो L&T टेक पर ही रहा है और ये इन स्तरों से भी 1600-1700 आपके हाथ में क्या सकता है। मेरे हाथ में वो है रोज के 2000, ये आज के 2000, ये मंडे से स्पेशल सेगमेंट है। अरे क्या दीपावली के 9 से 9:30 सेगमेंट तो आज से शुरू हो गया लगता है, आपके पास आ भी है। हाँ, तो मुनाफे वाले मंडे की फ्राइडे से तैयारी करनी होगी ना, तो टीज करना तो जरूरी है। अरे वाह, रोज के 2000, इंटरेस्टिंग है। सोमवार से 9 से 9:30 के बीच। 9 से 9:30 सोमवार को या सोमवार से? सोमवार से। तो मुनाफे की शुरुआत सोमवार से। और अगर 5000 की नोट होती तो? अभी है नहीं ना, जब होगा तो फिर लेके आएंगे। चलिए, रोज तो के भाई 5000। दीपाली कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रही है। देखिए रोज के 2000, तो सोमवार को सुबह आपको देखना है 9 से 9:30 के बीच में रोज के 2000। तो इंटरेस्टिंग है, नोट भी कड़क है एकदम। चलिए, इस बीच बाजार नरम है, बंद होने की तैयारी में है। 28,100 के बेहद करीब बंद होता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी वही 11,425 का जो हम जिक्र कर रहे थे वहीं पर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो क्लोजिंग लगभग उन्हीं लेवल के आसपास आ रही। सेंसेक्स 180 के नीचे बंद होने के संकेत दे रहा है। फटाफट एक्शन बता दूं कहाँ है आपके लिए, जब तक कि कोई एक आध और रिजल्ट आ जाए आ भी सकते हैं। अच्छा, एल्केम लैब को कोई लेके कोई खबर आई है? पहले की खबर है या अभी आई? वो जरा ये आई थी 1:30 बजे, 1:45 बजे। अच्छा, पहले की, चलिए छोड़ दीजिए फिर। तो आयशर मोटर्स 5% ऊपर है। हम सुबह बात कर रहे थे कि इसका प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा, और अपग्रेड्स एंड नंबर दिए, लेकिन कहा भी था 1% नीचे आएगा, 2% तो खरीदेंगे, और थोड़ा खुला कमजोरी था, तुरंत चल गया वहां से। जहाँ खुला वहां से घूम गया पूरा, तो एकदम सही है, बच गए। गलत एनालिसिस नहीं हुआ, नहीं तो इनमें बड़ी मुश्किल है। अच्छा, बर्जर पेंट्स ये भाग गया, देखिए ये टॉप गेनर्स में है ही। अच्छा चल गया है ये स्टॉक। एक और बाटा, आपने सुबह पूछा था कि बाटा का एक्शन हो रहा है, और दीपाली आपने जिस लेवल से पूछा वहां से देखिए बाटा बेहतरीन हो गया। वोल्टास सुबह जिक्र किया था, वोल्टास भी सुबह जिक्र हुआ था, वोल्टास भी टॉप गेनर में है। तो टॉप 3 गेनर जो हैं वो सारे के सारे आपको जी बिजनेस में मिले ही हैं आज सुबह। और आज के जो टॉप लूजर्स हैं, जेट एयरवेज 10%, और कल भी एक और 2-3 टॉप लूजर और बता दूं, HCC, JP एसोसिएट। और मैं कल चिंता कर ही रहा था कि ये कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स जो चल रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, और एक ही दिन में बेचारे दम तोड़ गए सारे के सारे। कल का खाया पिया एक ही दिन में निकल गया 12% नीचे। कुछ स्टॉक्स और देखते हैं जहां पर तेजी बनी है आज के सेशन में, स्पेशली कैश मार्केट के। उसमें आप देखिए आज 63 मूव्स नतीजों के बाद मजबूत ही रहा। BF यूटिलिटीज, BF इन्वेस्टमेंट, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी बनी। ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। JB केमिकल्स एक स्टॉक जो 7% ऊपर है। विनती ऑर्गेनिक्स, AU स्मॉल फाइनेंस, सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, उसके बाद ये मजबूत हुआ स्टॉक, अभी भी 6% ऊपर ये कर रहा है ट्रेड। बॉम्बे डाइंग स्टॉक, जिसका भी हमने किया था जिक्र, ये भी है 5% ऊपर। जो स्टॉक्स लुढ़के हैं कैश मार्केट में, उसमें देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर, नतीजे अच्छे, लेकिन नतीजों से पहले दौड़ लगा चुका था ये स्टॉक, इसीलिए अब 7.5% नीचे ये लुढ़का हुआ है। कमजोरी स्टॉक में बनी है। HOEC एक स्टॉक है जहां पर 8.5% की कमजोरी आज के सत्र में दिखी है। कुछ होटल स्टॉक्स भी हैं जहां पर कमजोरी दिखी है। पटेल इंटीग्रेटेड, नतीजों का इंपैक्ट यहां पर, ये भी 6% नीचे 53.80 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। तो ये है हाल उन स्टॉक्स का जहां पर इंपैक्ट है कमजोरी का। PVR आइनॉक्स को देख लेते हैं, इनके फेवर की ही खबर आई है JNK से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। उसके बाद ये स्टॉक्स अपनी मजबूती को होल्ड करते हुए 3.5% ऊपर PVR रहा। आइनॉक्स में भी 3% के आसपास की बढ़त आज के सेशन में बनी है। साथ ही देख लेते हैं एक बार वरुण बेवरेजेस को, जो सुबह खबरों में भी था, ये भी अपनी बढ़त के साथ ही आज बेवरेजेस की बात निकली तो एक और बेवरेजेस वाला स्टॉक ख्याल में है, नहीं UBL। हाँ, ये स्टॉक जिनके लो पॉइंट पर बंद हो रहा है 1190। अच्छा नहीं, 1180 आपने बोला था ना बंसल जी, 1 मिनट, मेरी लिखा हुआ है मेरे पास आपका
1180 के नीचे खराब है, 1206 के ऊपर अच्छा है, तो ये 1180 के आसपास बंद होने की तैयारी कर रहा है। 1176 का आज दो बनाया। तेजी की पोजीशन पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर ले, मंडे का इंतजार करना है? अनिल जी एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। 1180 हो गया है सर, 1181.20 ठीक नहीं लग रहा है सर, देख लो आप, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, 30 सेकंड बचे हुए हैं। अनिल जी एक बार के लिए वेट करें। वेट करना है, सोमवार को बेचेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने कहा काम पक्का कर लें एक बार। तो 1180 एग्जैक्टली उसी लेवल पर बंद हो रहा है। कुणाल जी भी ब्रेक लगा ही देते हैं, 1180 बोला तो 1180 के नीचे जाने भी नहीं दिया। ओके तो ठीक है, 1180 पर बंद हो रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग अच्छी नहीं है। ये बात सर क्यों अच्छी नहीं? क्योंकि रिजल्ट आने के बाद गिरना ठीक नहीं है, रिजल्ट आने के पहले गिर रहा है ये तो ठीक है, और पोजीशन तेजी की बनी हुई है और नतीजे शायद उम्मीद के मुताबिक है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। थोड़ा बहुत एक्शन आपको सोमवार को होता हुआ। शुक्र है, शुक्रवार है, बंद बाजार, 50 अंकों का नुकसान है निफ्टी में, 11,420, एवरेज क्लोजिंग 11,425 के आसपास ही आएगी, चिंता न करें। निफ्टी बैंक बंद हुआ है 213 पॉइंट नीचे, 28,125। तो आज सुबह हम एक बात कर रहे थे कि देखिए अलर्ट रहिए, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। और जो अलर्ट आपने आखिर में दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 28,150 के आसपास नहीं खरीदना है। हाँ ना, आप छोड़ दीजिए, नहीं खरीदने वाला ठीक था, लेना होगा तो 50 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा। कौन सा ऐसा थोड़ी कि 200 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा, बैंक निफ्टी की नहीं खरीदा तो कुछ बिगड़ जाएगा, कोई चिंता नहीं। 634 करोड़ का घाटा आया है, ये है यूको, ओह माय गॉड, यूको बैंक। अच्छा बैंक चल रहे हैं अभी भी ये वाले यूको बैंक, अभी इनमें कुछ नहीं हो सकता, 2.5% नीचे 634 करोड़ का घाटा है। पैसे कहाँ से आते होंगे इतने घाटे के इनके? एसेट क्वालिटी पे आएगी, प्रोविजन, स्लिपेजेस, वॉच लिस्ट, मतलब हर बैंक का रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए एक एनालिस्ट चाहिए, तब जाके आप ढंग से कर सकते हो और सही कर सकते हो। हाँ एक चीज़ बता दूं, चलो बात निकली तो, बैंकों के रिजल्ट है ना, रिजल्ट के ऊपर ट्रेड करना छोड़ दीजिए, करना ही नहीं, ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि क्या है, किस चीज़ पे कौन से बैंक का स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं, तो रिजल्ट पे बिल्कुल जब तक समझ में आए ना करें। फाइनल क्लोजिंग आ गई, बता दूं 28,124, एग्जैक्टली उसी लेवल पर हुई जो हम बात कर रहे थे 1 घंटे पहले। बैंक निफ्टी की 28,125 की बात कर रहे थे, 28,124 पे क्लोजिंग हो गई। 11,425 की बात कर रहे थे, निफ्टी की 11,429 पर क्लोजिंग हुई है, और सेंसेक्स बंद हुआ है 155 अंक ऊपर है। एक्शन बना रहा दिन आज का, ऊपर नीचे होकर फाइनली ये क्लोजिंग आपके सामने हुई है। आज का बैंक निफ्टी का हाई है 28,377, मतलब 4 दिन हमने रिकॉर्ड बनाया, आज कोई रिकॉर्ड बना नहीं, न इंट्राडे में न क्लोजिंग बेसिस पर। कोई बात नहीं, 4 दिन के रिकॉर्ड के बाद अगर थोड़ा सा कमजोर हो जाए तो मूड खराब मत करिए। 4 दिनों की तेजी को याद रख के वीकेंड मनाइए, और वीकेंड मनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो पता ही है, मार्केट्स ऑफ मस्ती ऑन। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद तो वो मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी कुछ एक्शन है, और ये एक्शन आप देखिए, जो स्पेशल शो है आस्था के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है, कांवड़ियों के हुड़दंग धमाल, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती है और राज्य सरकार पुलिस को जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उस पर हमारा एक खास शो देखिएगा 4:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती पर एक शो जरूर देखिएगा। उसके अलावा रियल एस्टेट के अच्छे दिन लाने के लिए जब से केंद्र सरकार ने रेरा वो कानून बनाया, सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या रियल एस्टेट में अच्छे दिन आ गए हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, रियलिटी पोर्टल है प्रॉप टाइगर, इसकी रिपोर्ट से कह रहे हैं कि बुरे दिन खत्म हो गए, जो घरों की डिलीवरी है, जो लोग अटके हुए घर हैं जो बना, और ये जबरदस्त बढ़ी है, मतलब लगभग 33% डिलीवरी बढ़ी है। हाँ मतलब लोग अब जो है ना बिल्डर टाइम से बना के फिर आम कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल है भाई, आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाते हैं और घर बनाते हैं, और अगर वो घर टाइम से मिल जाए आपको तो क्या कहना है, तो वाकई में रंग ला रहा है रेरा। ये शो जरूर देखिएगा, अगर आपने घर बुक कराने का सोच रहे हैं, खरीदा है, तो आपके लिए खास शो, 8 बजे बेहद खास शो है देश की बात। हाँ वो क्या 2 से ज़्यादा बच्चे जेल में जाना पड़ सकता है। हाँ मजाक नहीं है, सीरियसली। अच्छा हाँ ये कानून बनने की तैयारी है, 2 बच्चों के आगे जेल है। आबादी पर काबू पाने के लिए अब कानून का वास्ता, बढ़ती आबादी रोकने के लिए सांसदों की डिमांड, और ये मैं नहीं कह रहा, सांसदों ने बाकायदा एक चिट्ठी लिख के ये मांग की है। 125 सांसद, 25% टोटल सांसद, यानी कि देश की आबादी का 25% नेतृत्व करने वाले सांसदों ने लेटर लिखा है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी ना मिले, सब्सिडी ना मिले, और जेल में भी डाला जाए। ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेहद इंटरेस्टिंग है, और बेहद डिबेट भी इंटरेस्टिंग होगी।
हल्ले गुल्ले वाली नहीं होगी क्या? हल्ले गुल्ले वाली होती नहीं देश के बाद। हाँ, देश की बात में हल्ला गुल्ला होता नहीं, होता है तो मैं चुप करवा देता हूँ। तो ये है, तो ये सारा कुछ एक्शन आपके लिए होगा। 2 बच्चों के आगे जेल है, ये खास शो जरूर देखेगा आज रात को 8 बजे। तो ये है आज का। तो 8 बजे तो देखना ही है देश की बात, तो सोमवार से जरूर देखना है। अरे फिर 9 बजे क्या बात है? आज के 2000। दीपाली जी तो 2000 में अटक गई हैं, आज के 2000 में। तो चलिए आप मत अटकिए, आप सोमवार सुबह 9 बजे से देखिए आज के 2000। और इसके अलावा अभी बस छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए मार्केट्स ऑफ मस्ती ऑन। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी शो, आज़ादी स्पेशल। आज़ादी स्पेशल तो है, लेकिन कौन आ रहे हैं खास मेहमान? सोचिए। मुझे आइडिया नहीं है, मीत ब्रदर्स। अच्छा।